दोबारा शुरू करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सारे दोस्तों को दी टॉपर लॉ कॉलेज मुल्तान में मैं वेलकम करता हूं। इसमें इस कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और दीगर हमारे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं। और आज हम एक बड़ी मुख्तसर सी जो है वो क्लास ले रहे हैं। और क्योंकि कल पेपर है, पार्ट 3 का पेपर 1 है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और लिमिटेशन का, तो आज हम उसके लिए एक मुख्तसर क्लास का इंतज़ाम किया है कि उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसका थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर जो है आप तक डिस्कस आपके साथ कर लें और थोड़ा सा एक आम आदमी की तरह वो कानून डिस्कस करें जो इम्पोर्टेंट हैं सीपीसी। तो इस वाले से मैं शुरू करता हूं। पहले आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि इस सब्जेक्ट जो हमारा पेपर है, आज जितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मुख्तसर डिस्कशन होगी उसके लिए पहले वो बाउंड्री खींच लेते हैं कि हमने किस के अंदर रहकर बात करनी है। आपको जैसे कि पता है कि मुकदमात अमूमन मोस्टली बड़ी 2 किस्म के होते हैं। एक सिविल मुकदमात होते हैं, सिविल केसेस होते हैं जिनको उर्दू में दीवानी मुकदमात कहते हैं। एक दूसरे क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनको फौजदारी केसेस कहते हैं। अब जो भी चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, उसने कोर्ट के अंदर कैसे चलना है, उसका प्रोसेस कैसे होगा, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, वो मुकदमा रेगुलेट कैसे होगा कोर्ट्स के अंदर, तो उसको रेगुलेट करने वाला, उस पर असेस करने वाले लॉ को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो पहला है कि एक सिविल मुकदमा जो है वो अदालत में किस तरह प्रोसेस होगा। और इस हवाले से हमारा जो कोडिफाइड लॉ है, यानी कि पार्लियामेंट का बना हुआ एक लॉ है, और उस लॉ का नाम है दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको उर्दू में ज़ाब्ता दीवानी कहते हैं और मुख्तसरन उसको सीपीसी भी कहते हैं। ये हमारा आजकल टॉपिक होगा और सारे सिविल मुकदमात के प्रोसीजर को यही लॉ डील करता है, यही रेगुलेट करता है। अब इसके हवाले से आपसे यह भी डिस्कस करना है कि जो सिविल मुकदमा है उसका डायरेक्टली तल्लक है कोर्ट से होता है, कोर्ट से ही वो इनिशिएट होता है। अब जो सीपीसी है आपने देखा होगा कि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा इसका है जिसको तुम सेक्शन कहते हो, एक हिस्सा है जिसको हम रूल्स कहते हैं। सेक्शन इसके अंदर 158 है। जो रूल्स है उनको मजीद आगे डिवीजन किए हुई है ऑर्डर्स में। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर है राबिया 52 है, 53 है, 52 ऑर्डर्स है। और हर ऑर्डर का फिर एक अलग टॉपिक है। वो जो ऑर्डर्स वाले पूरे ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 52 तक जितनी सीपीसी है ये रूल्स कहलाता है। और ये रूल्स जो हैं, जो सेक्शन 158 तक के वो पार्लियामेंट के बनाए हुए हैं। पार्लियामेंट ने एक सेक्शन 122 के तहत हाई कोर्ट को यह पावर डेलीकेट की कि आप इसके रूल्स और प्रोसीजर आप बनाएं। उन्होंने वो पावर इस्तेमाल करते हुए रूल्स बना दिए। वो रूल्स क्या है, ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 52 था। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सिविल कोर्ट का जो इख्तियार है, जो उसका पावर है, वो बात होगी कहां पर? सेक्शन में। उस पावर को उसने यूज किस तरीके से कर रहे हैं वो बात रूल में होगी। बात का तो आप टॉपिक पढ़ते हैं कि उसके साथ सेक्शन भी लिखा होता है, उसके साथ ऑर्डर रूल भी लिखा होता है। उस टॉपिक के हवाले से कोर्ट की पावर क्या है वो सेक्शन में बात आएगी। उस पावर को एक्सरसाइज किस अंदाज में करना है वो बात रूल्स में आएगी। अब थोड़ा सा मैंने सीपीसी का अपना को माइंड बनाने की कोशिश की है। अब हम आते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट शुरू करने से पहले एक सिविल मुकदमे का 0 से लेकर
सबसे लोएस्ट कोर्ट में जब वो चलता है, जिसको हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, उसके आखिर तक एक स्टेजेस डिस्कस करते हैं ताकि आपका फिर माइंड बनना शुरू हो जाए। सबसे पहले जब किसी फरीक का सिविल राइट वायलेट होता है, अगर उसका पब्लिक राइट वायलेट हो तो वो क्राइम होगा, वो उधर जाएगा क्राइम की तरफ, वो सीआरपीसी पीपीसी उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर किसी पार्टी का सिविल राइट वायलेट होता है तो वो अपने उस राइट की वायलेशन की रीड्रेसल की धाद रस्सी के लिए वो सिविल कोर्ट में आकर अपना दावा दायर करता है। दावा दायर करता है, दावा जर्नल वर्ड है, बेसिकली उसका सही नाम जो पहले आकर अदालत में दायर करता है, लॉ की जबान में उसको प्लेंट कहते हैं। प्लेंट फाइल करता है और प्लेंट फाइल करने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं। उर्दू में उसके जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुदई या मुदैया कहते हैं। अब प्लेंट को नालिश भी कहते हैं, फारसी का वर्ड है। प्लेंट का सही जो करेक्ट उर्दू में नाम है वो है अर्जी दावा। अर्जी दावा, क्योंकि जो दावा है वो इस प्लेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब तक ये चलेगा सारे इस तसलसल को सूट कहते हैं। लेकिन आम हमारी प्रैक्टिस में इस प्लेंट को ही दावा कर लेते हैं। अब प्लेंट आ गई, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, उसने किसी के खिलाफ की है ना, जिसके खिलाफ की है उसको डिफेंडेंट कहते हैं, उर्दू में उसको मुद्दा अलह कहते हैं। अब इसके बाद जब प्लेंट आ गई, कोर्ट ने उसके बाद मुद्दा अलह डिफेंडेंट को समन जारी करने हैं, समन उसको तलब करना है, भाई आपके खिलाफ प्लेंट एक आ गई है, आप इसका जवाब दें। अब समन जारी हो गए, प्लेंट आ गई, समन हो गए, वो आ गया। अब उसने उसका तहरीरी जवाब देना है। डिफेंडेंट जो वो जवाब देगा उसको उर्दू में जवाब दावा कहते हैं और लॉ की जबान में रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब उसकी रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, ये अगला प्लेंट, समनिंग, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। अब उसके बाद कोर्ट ने क्या करना है, उसने इसके ऊपर इशू फ्रेम करने हैं। फ्रेमिंग ऑफ इशू का मरला आएगा। अब इशू फ्रेम करने उसने कहां से करेगा? वो प्लेंट आ गई, एक का मौकफ आ गया, दूसरी पार्टी का रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, दूसरी पार्टी का मौकफ आ गया। अब इन दोनों, इसके ऊपर वकील साहब दोनों बहस भी करते हैं। वकला की बहस और प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट से जो फ्री कैन के दरमियान कंट्रोवर्शियल पॉइंट अराइज होंगे, क्या इख्तलाफी पॉइंट जो हैं अराइज होंगे, वो इशू कहलाएंगे। इशू मीन्स द पॉइंट विच इज कंट्रोवर्शियल बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ऐसा करना क्यों जरूरी है? अब मुकदमे को कोर्ट ने समराइज करके ले जाना है, उसने अपना रास्ता मुतय्यन करना है कि इनके दरमियान इख्तलाफ इस बात का है, इस बात का है, इस बात का है। अब मुकदमा उन नकायत के, उन नुक्तों के ऊपर, उन इशू के ऊपर आप चले, खुला नहीं बाउंड्री छोड़ देनी। अब वो इशू फ्रेम हो गए जितनी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, हर इशू के आगे कोर्ट लिख देगी ओपीपी। अब ओपीपी का मतलब ये कि ये जो इशू है ये एविडेंस के जरिए साबित करना कि जिम्मेदारी प्लेंटिफ की है, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ। अगला इशू है कोई फर्ज करो, उसके आगे लिख देगा ओपीडी कि ये इशू है, इसको साबित करना है, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट है। अब कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल पॉइंट का तैयार कर दिया, इशू फ्रेम कर दिए और उसके अंदर ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी लगा दी कि आपने, प्लेंटिफ ने ये पॉइंट साबित करना है शहादत से और डिफेंडेंट ने ये करना है। इसके बाद अगला मरहला क्या है? प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस देनी है। किस, वो जो इशू फ्रेम हुए उसमें जो इशू उसके जिम्मे है उसने उसको प्रूव करने के लिए और अपनी प्लेंट को प्रूव करने के लिए
अपनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा, और उसकी एविडेंस जब क्लोज हो जाएगी तो डिफेंडेंट जो है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट और जो उसके इश्यूज उसके जिम्मे लगे हुए हैं प्रूव करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए अपनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा। उसके बाद वो एविडेंस अपनी क्लोज कर लेगा। इसके बाद बहस अखीर, जिसको नॉर्मल कहते हैं, लॉ की जुबान में उसको कहते हैं सम अप द केस। दोनों वकला केस को सम अप करेंगे, यानी कि दलाइल देंगे। पहले प्लेंटिफ का वकील अपने केस को सम अप करेगा, वो अपनी सारी प्लेंट से लेकर इशू और एविडेंस और सारे केस को अदालत के सामने रखेगा और कोशिश करेगा कि हमने ये केस अपना साबित कर दिया है, लिहाजा हमारे हक में ये जजमेंट और डिग्री जारी कर दी जाए। इसके बाद उसका रिप्लाई कौन करेगा सम अप में? डिफेंडेंट का काउंसिल। वो अपनी सारी एविडेंस रिटन स्टेटमेंट से लेकर व्हाट्सएवर जो है वो बताएगा, वो प्लेंटिफ की नकायस भी बताएगा कि वो अपना केस साबित नहीं कर सका, इसको खारिज कर दिया जाए। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं कि वो कोर्ट ने प्लेंट या सूट जो है वो डिग्री कर दिया, सारी। उसके बाद डिग्री के लिए उसके दो मरहले हैं। पहले वो जजमेंट लिखेगा, पहले जजमेंट देगा, फिर डिग्री देगा। अब जजमेंट में वो क्या है? जजमेंट में वो लिखेगा नॉर्मल कि जनाब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, उसमें मुख्तसर लिखेगा ये उसका मौक़िफ़ था। रिटर्न स्टेट में ये आया, ये उसका मौक़िफ़ था। आगे लिखेगा इशू फ्रेम जो हुए, मैंने ये इशू फ्रेम हो गए थे इस कोर्ट के अंदर। फिर आगे पहले इशू को लिखेगा, ये इशू किसकी जिम्मेदारी थी? प्लेंटिफ थी, उसने ये एविडेंस दी। डिस्कस करके आगे लिखेगा उसने प्रूव किया या ना किया। हर इश्यू को एक एक करके जजमेंट में उसकी एविडेंस जिस पार्टी ने दी उसने वो उसको साबित किया या ना किया, या अपनी फाइंडिंग देता हो। वो आखिर में जाकर वो कहेगा कि फलां इशू भी साबित हो गया, प्लेंटिफ ने साबित कर दिया एविडेंस के जरिए, जो भी रीजनिंग देगा ये डिग्री करता हूं। ये जजमेंट आ गई। अब जजमेंट के बाद उसने डिग्री भी देनी है, डिग्री भी देनी है। वो जजमेंट जो है, उसने जो केस डिग्री किया है उसकी सारी रीजनिंग वजूहात सारी जजमेंट में आएगी। डिग्री में क्या होगा? ओनली कि ये दावा डिग्री किया जाता है फलां के मुद्दई के हक में, सिर्फ उसका राइट डिटरमन की बात होगी। डिग्री जो है वो पार्टीज के राइट का तयन करती है, उसके अंदर कोई डिटेल्स नहीं होती, लेकिन वो बेस किस पर कर रही होती है? जजमेंट के ऊपर। यानी कि डिग्री ऑलवेज फॉलो दी जजमेंट। अब डिग्री पर्चा अलग बनेगा, जजमेंट अलग, सेम टाइम होगा, सेम डे होगा, कि दरमियान में वक्फा भी नहीं होगा। डिग्री में होगा कि यह सूट फलां पार्टी के हक में इस टर्म के ऊपर है, इस टर्म के ऊपर डिग्री हो गया है। वो किन वजूहात की वजह से हुआ है वो टोटल जजमेंट्स में होंगे, रीजनिंग दी होगी। अब यहां तक तो बात। अब जिसके हक में डिग्री हुई दैट्स कॉल्ड डिग्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट होगी वो जजमेंट डेप्टर कहलाया। अब इस डिग्री और जजमेंट से अग्रीव्ड हो गया जजमेंट डेप्टर, जिसको डिफेंडेंट कह लो। वो इस डिग्री और जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल करेगा ऊपर वाली कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में। वो इसमें जजमेंट को भी चैलेंज करेगा और डिग्री, दोनों को चैलेंज करेगा, एक को नहीं, दोनों को चैलेंज करेगा। अब ये तो था एक, मैंने आपको सिविल मुकदमे का स्टार्ट और उसके मंजूर सीधा सीधा रास्ता, दरमियान में इधर उधर शाखें जो निकलती हैं उनको मैंने डिस्कस है। मैंने कहा ले मैन की तरह, मैं कोई 4-5 साल बाद शायद सीपीसी उस्ताद जो हमारे दोस्त मलिक अदनान इसको पढ़ा रहे हैं 4-5 साल से, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं, तो मैंने कहा चलो बुत्ता सी धक देने हैं, लेकिन ब्रीफ आऊँगा। अब आपका मैंने सीपीसी क्या है, सिविल मुकदमा क्या होता है, कैसे चलता है, ये मैंने आपका एक माइंड बना दिया, आप ज़हन में चीज़ें क्लियर होगी। अब
जो डिग्री है ये भी अदालत का फैसला है, जजमेंट भी अदालत सिविल का फैसला है, एक आर्डर होता है वो भी अदालत का सिविल का एक फैसला है। ऑर्डर इज आल्सो डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट, जजमेंट इज आल्सो डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट, डिग्री इज आल्सो डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। लेकिन इनकी नेचर तीनों की मुख्तलिफ है। उस ऑर्डर की नेचर पढ़ते हैं तो तब पता लगता है डिग्री है या जजमेंट है या ऑर्डर है। उसकी पढ़ने से पता लगता है कि यह ऑर्डर है या डिग्री है या जजमेंट है। अब मैं पहले इसी सवाल को ही ले लेता हूं, ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट को। अब ये तीनों टर्म जो हैं वो सीपी की सेक्शन 2 में डिफाइन की हुई है। ऑर्डर और डिग्री और जजमेंट तीनों को डिफाइन किया हुआ है सीपीसी ने सेक्शन 2 में। अभी मैंने आपको जजमेंट बता दी कि जजमेंट क्या होती है, पता लग गया होगा। वो किसी सिविल कोर्ट के फैसला ट्रायल कोर्ट का फाइनल होता है और उसके अंदर सारी रीजनिंग होती है, सारी एविडेंस डिस्कस होती है। और जो डिग्री होती है वो पार्टीज के राइट्स का तयन करती है, जो को फॉलो करती है जजमेंट को या बेस करती है जजमेंट को। अब तीसरा एक और फैसला भी, ऑर्डर, ये क्या किस किस्म का फैसला है? बाज़ औक़ात ये जितना मैंने आपको ट्रायल बताया है प्लेंट फाइल होने से डिग्री होने तक, इसमें दरमियान में कोई पार्टी कोई दरखास्त मुतफर्रक दे देती किसी नेचर की, मैं अभी डिस्कस नहीं करता। अब जब वो दरखास्त देती तो वो कोई फैक्ट तो बन जाता है ना अदालत के सामने, वो एक मामला तो अदालत के सामने आ गया ना। उस मुतफर्रक दरखास्त के ऊपर, मैं बड़ा लेमैन की तरह समझा रहा हूं, उसके ऊपर अदालत कोई फैसला करेगी। वो फैसला नॉर्मल आमतौर पर ऑर्डर कहलाता है। और ऑर्डर जो होता है वो मुकदमे के अंदर किसी एक फैक्ट को डिस्ट्रक्ट करता है, यानी कि एक अंदर कोई मामला आया, उस मामले की हद तक जो फैसला आया और उस मामले को उसने खत्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो ऑर्डर कहलाएगा। अब एक और यहां से डिस्कस कर लेते हैं। हर जजमेंट और डिग्री के खिलाफ अपील होगी, ये ध्यान में रखें। जजमेंट और डिग्री के खिलाफ हमेशा एवरी डिग्री या जजमेंट जो है उसके खिलाफ अपील लाई करेगी। अब आ जाते हैं, ऑर्डर हो गया, दरखास्त पार्टी ने दी, खारिज होगी या मंजूर होगी, तो कोई एक पार्टी तो होगी ना अग्रीव्ड। अब उस ऑर्डर के खिलाफ वो क्या करेगा? उस ऑर्डर के खिलाफ वो रिवीजन फाइल करेगा, निगरानी करेगा, वो भी ऊपर वाली कोर्ट में करेगा। इसमें सीपीसी ने बताया है, मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वकीलों का भी अभी तक मसला है। बाज ऑर्डर अपीलेबल है, बाज ऑर्डर रिवाइजेबल है। ये सीपी ने तो वैसे उसकी बताया, कैटेगरी के लिए बताया, कोई मसला नहीं है। जो ऑर्डर, मैं जटा के हिसाब से बता देता हूं, जो ऑर्डर कानून की नजर में डिग्री समझे जाते हैं, डिग्री की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी। बाकी सारे ऑर्डरों के खिलाफ रिवीजन फाइल होगी, निगरानी फाइल होगी। अभी मैं इस बारीकी में जाना नहीं चाहता कि कौन से ऑर्डर अपीलेबल है, कौन से ऑर्डर, मेरा इस वक्त मसला नहीं है इम्तिहान में। ऑर्डर में यह इशू है कि कुछ अपीलेबल, कुछ के खिलाफ अपील है। अभी मैं एक मिसाल दे देता हूं। प्लेंट आ गई, डिफेंडेंट ने 711 की दरखास्त दे दी थी, इसको आगे टॉपिक भी डिस्कस करना है, रिजेक्शन ऑफ केस की, प्लेंट खारिज करो जी, इसको तो काज ऑफ एक्शन ही नहीं है। और डिफेंडेंट की वो दरखास्त मंजूर होगी, क्या होगी? ये ना जज और मंजूर हो के फैसला तो दिया ना अदालत ने, ये फैसला ना जजमेंट कराता है ना डिग्री कराता है। लेकिन सेक्शन 2 कहता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिग्री है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सेक्शन 2 कहता है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाए तो ये डिग्री है। हालांकि डिग्री तो आती है एविडेंस लेने के बाद, ये तो इब्तदाई तौर पर उसने सूट खारिज कर दिया। बेसिकली ये ऑर्डर है लेकिन डिग्री है, खुद लॉ कहता है ये डिग्री, इसके खिलाफ अपील होगी। तो इस तरह अब आपको ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट का फर्क थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। अब मैं
टॉपिक मैं शुरू करने लगा हूं। ऑर्डर डिग्री जज का एक सवाल हो गया, मैंने कर दिया है, इसी तरह ओवरव्यू चलेगा। मध्य सीधा बंदा, मैं बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और क्रिमिनल साइड मैनू पसंद है। पता नहीं ये मैनू किवें इत्थे अल्लाह खैर करेगा। ये भी कोशिश कर रहे, मेरे हेल्थ इश्यू में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पाँव फिर सुन हो जाते, मैं कभी बैठ भी जाऊँ तो इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, जो अपील है, अभी मैंने कहा कि डिग्री और जजमेंट के खिलाफ अपील होगी। अपील कौन करेगा? जो उस डिग्री जजमेंट से खारिज हो गया है तो प्लेंटिफ अग्रीव्ड हो गया, अगर डिग्री हो गया है तो डिफेंडेंट अग्रीव्ड हो गया, वो उसके खिलाफ अपील करेगा। अब CPC में अपीलें दो हैं। CPC में अपीलें फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील जो है सेक्शन 96 के तहत होगी और सेकंड अपील जो सेक्शन 100 के तहत होगी। अब जो फर्स्ट अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास आएगी। डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों की जुडिशियल पावर सेम है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज ही कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आएगी, सिविल कोर्ट से, क्योंकि जो मुकदमा आपने दायर करना है वो हमारी लोएस्ट सिविल कोर्ट में आएगा, लोएस्ट सिविल कोर्ट में आएगा। और उससे डिग्री और जजमेंट के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास आएगी। अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील आ गई, जब वो अपील कोई कोर्ट सुनती तो उस कोर्ट को एपलेट कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपलेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज थी वो एपलेट कोर्ट होगी। एपलेट कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, अब उस अपील के ऊपर कोई पार्टी तो अग्रीव्ड होगी ना, तो वो उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दूसरी पार्टी जाएगी सेकंड अपील के लिए सेक्शन 100 के तहत। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट अपील में ग्राउंड क्या हो सकती है। अब फर्स्ट अपील में ग्राउंड आपको पता ही है, फर्स्ट अपील में केस रीओपन होता है, यानी प्लेंट से लेकर रिटर्न स्टेटमेंट, इश्यू फ्रेम, सारी एविडेंस, जजमेंट, डिग्री, सारी फर्स्ट अपील में डिस्कस होगी। और उसमें अगर केस अपीलांट ने यह केस साबित कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने एविडेंस को रीड नहीं किया, नॉन रीडिंग का कोई एलिमेंट लेकर आया है या मिस रीडिंग का लेकर कोई आया है, कोई और इलीगैलिटी हो वो कर गया है, कोई इश्यू बनता था वो फ्रेम नहीं हुआ, तब जाके फर्स्ट अपील की कामयाबी के इम्कान अदर नहीं, अदरवाइज खारिज हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेकंड अपील। अब साफ जाहिर है, एक जजमेंट डिग्री के बाद फर्स्ट अपील आ गई, उसमें थोड़ा सा केस और नैरो हो गया। अब सेकंड अपील में क्या होना चाहिए? और नैरो हो गया। सेकंड अपील में सिर्फ यह देखा जाएगा कि फर्स्ट अपील या ट्रायल कोर्ट ने जो फैसले किए क्या वो कंट्रेरी टू लॉ है, क्या लॉ की मुखालफत में कोई कर गए? लॉ कुछ और था, कर कुछ और गए, कोई ऐसी बात है तो बताए वकील साहब। सेकंड अपील में कंट्रेरी टू लॉ है कोई, या ट्रायल कोर्ट कोई इश्यू बनता था उसको डिटरमाइन करने में फेल होगी। फ्री कैन के दरमियान कंट्रोवर्सी कोई पॉइंट था, जरूरी था, लेकिन उसको डिटरमाइन फ्रेम ही नहीं हुआ, तो फिर तो बात सेकंड अपील की कोई बात कामयाबी हो सकती है। और कोई सबस्टेंटिव एरर कर गई हो, फर्स्ट एपलेट कोर्ट जो है वो कोई सब बुनियादी कोई गलती कर गई हो अपील सुनते हुए, या ट्रायल कोर्ट कर गई, तो इस तरह उसका स्कोप ऊपर जाकर और नैरो हो जाता है। तो डियर अपील हो गई। अब मैं आता हूं रिवीजन की तरफ। थोड़ा सा पहले डिस्कस हो चुका था कि रिवीजन हमेशा सुपीरियर कोर्ट में आनी है और कुछ ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी जो डिग्री की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी कि ऐसा ऑर्डर जो फ्री कैन पार्टी के राइट डिटरमाइन वो डिग्री बन जाता है, फिर उसके खिलाफ अपील होगी, अदरवाइज ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन होगी। अब रिवीजन CPC की सेक्शन 115 के तहत होती है, 115 के तहत होती है। अब जो रिवीजन है
115 तक रिवीजन हमेशा हाई कोर्ट में होगी। रिवीजन कहां होगी? 115 को अगर पढ़े तो हाई कोर्ट में रिवीजन होगी। निगरानी जो है, चाहे वो जिस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन हुई, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट का ऑर्डर है, उसके खिलाफ रिवीजन हाई कोर्ट में आएगी 115 के तहत। अब रिवीजन का स्कोप अपील से कम है। जब रिवीजन कोर्ट सुन रही होती तो उस वक्त उसको रिवीजन कोर्ट कहते हैं। अपील सुन रही होती तो एपीलेट कोर्ट कहलाती, वो जो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी फोरम हो। अब रिवीजन कोर्ट जो है वो सिर्फ है ये देखेगी कि जिस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन आई है उस ऑर्डर में कोई इलीगैलिटी की है। जिस कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया रिवीजन में, उसने कोर्ट में कोई इलीगैलिटी कमिट की है। एक तो ये देखेगी इलीगैलिटी। दूसरा इसमें देखेगी कि क्या लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, क्या जिस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया उस कोर्ट को ऐसा ऑर्डर जारी करने का इख्तियार था भी या नहीं था। लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन या वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन उसको कहते हैं, दूसरा ग्राउंड आ गया। या वो देखेगा कि जो ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन, उस ऑर्डर में या उसकी जितनी प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें क्या ऑर्डर जारी करने वाली कोर्ट ने कोई मटीरियल इरेगुलरिटी कर दी, कोई अहम बेजब्तगी तो नहीं कर दी। इतनी हद देखी जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली जब अब रिवीजन वकील साहब फाइल करता है, फौरन जज पूछता, हां जी वकील साहब इंप्यूग्ड ऑर्डर पढ़े। इंप्यूग्ड ऑर्डर मीन ज़ेरे इतराज ऑर्डर, जिसके खिलाफ तुमने रिवीजन दी है वो इंप्यूग्ड ऑर्डर, जरा पढ़े ना जी। पढ़ा जी, बताएं वकील साहब इसमें क्या इलीगैलिटी होगी है जी। अब वकील साहब अगर उसके अंदर कोई इलीगैलिटी, कोई मटीरियल इरेगुलरिटी या कोई लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन का कोई अदालत को इनक्लाइंड नहीं कर सका, कायल नहीं कर सका इनके ऊपर डॉक्यूमेंट से, रिवीजन खारिज। रिवीजन इनमें से कोई चीज के ऊपर अदालत को वो कायल कर गया तो रिवीजन उसमें नोटिस हो जाएगा, सब हो जाएगी, बात बन जाएगी। रिवीजन मीन री एग्जामिनेशन। सारा केस री ओपन नहीं होगा। अपील, अब मैं फर्क भी करने जा रहा हूं। अपील में केस प्लेंट से लेकर आखिर तक री ओपन होगा। रिवीजन में ओनली इंप्यूग्ड ऑर्डर में लीगैलिटी, कोई लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, कोई मटीरियल इरेगुलरिटी, ये देखे। लेकिन प्रैक्टिकली भी सिर्फ इलीगैलिटी देखी जाती है। ये किताब में ऐसी बातें हैं, उसमें सिर्फ कहते क्या इलीगैलिटी है जी, ये उसने ज़ाब्ता, ये तो उसने ये प्रोसीजर अडॉप्ट, जो प्रोसीजर को छोड़े जी। इलीगैलिटी कानून कौन सा है जिसके तहत उसने ये कानून ये कहता है तो वो ये कर गया, ये बताएं जी। ये प्रैक्टिस की बात है। तो उसका रिवीजन का स्कोप नैरो, अपील का स्कोप वाइडर। अब हमने अपील भी कर ली है, रिवीजन भी कर ली है। अब हम आते हैं, अगला है हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स पार्टी डिग्री। एक्स पार्टी बड़ा फर्क है, आपने सही करेक्ट मुझे पकड़ा है। रिव्यू 114 के तहत होता है, सेक्शन 114 सीपीसी का। मैंने पहले कहा मुझे सवाल सीपीसी के कम करना मेरी फील्ड नहीं है। तो रिव्यू 114 के तहत, तो रिव्यू सेम कोर्ट में होता है। जिस कोर्ट का फैसला या कोई ऑर्डर हो उसी कोर्ट में आप नजरसानी की दरखास्त दें। 114 के तहत वो रिव्यू होगा। रिवीजन और अपील हमेशा उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाएगी, रिव्यू सेम कोर्ट में होगा। और रिव्यू के अंदर ग्राउंड क्या हो सकती है कि आप कोर्ट ने जो ऑर्डर या डिग्री या जजमेंट दी उसमें आपने ये लिखना था क्लैरिकल बेस्ड हो क्योंकि इसको ठीक कर ले, ये आपने ये कैलकुलेशन ये बनानी थी आपने ये कर दी, इसको ठीक कर दे। ये अलग बात है कि सेम कोर्ट में 12-2 भी आ सकती है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए जज ए हो या बी हो, कोर्ट का नाम होता है, जज का कोई तल्लक नहीं। कल वो फैसला किया था जज ए ने, वो तब्दील होकर शहर लाहौर चला गया, उसकी जगह पर जज बी आ गया। कोर्ट तो वही है ना, जज नहीं, कोर्ट की बात है।
अब आते हैं एक्स पार्टी डिग्री। ऑर्डर 9 रूल 6, 7, 13 और 13, 14। ऑर्डर 9 डील करता है इसका, इसमें रूल 6, 7 डील करता है और 13, 14 भी डील करता है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 9 में है, अगर आपने प्रोविजन ठीक लिख दिया, ऑर्डर 9 लिख दिया, रूल नहीं भी लिखा, कोई मसला नहीं। और प्रोविजन अगर पेपर में नहीं भी लिखी तो ये कोई लाजिम नहीं है। हाँ, अगर आपको प्रोविजन ठीक आती है, मुतलका टॉपिक के मुतलका प्रोविजन, उसकी कानूनी शिक सही आपको याद है या बियर एक्ट से सही ढूंढ के लिख ली है, तो बियर एक्ट वाले पेपर में नंबर 1 हेडिंग रेलेवेंट प्रोविजन क्यों इंट्रोडक्शन बाद में आए। और जो प्रोविजन नहीं लिखना चाहता वो फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करे। प्रोविजन ठीक हो तो सबसे पहली हेडिंग अच्छा तासर, एक आध नंबर प्लस हो सकता है, ये मेरी असेसमेंट है। अच्छा तासर होगा बच्चे को रिवीजन का, इसको बियर एक्ट का पता है, ये देखता रहता है, इसलिए सही प्रोविजन लिखी है, ये उसको गुड जेस्चर जाएगा। 1 या 1.5 या आधा नंबर प्लस हो सकता है। लेकिन गलत का प्रोविजन लिख दी तो 2-4 की माइनस हो सकती है। तो लिहाजा प्रोविजन अगर नहीं सही याद तो बिल्कुल इन्हें नेड़े भी नहीं जाना, और ये लिखना लाजिम ही नहीं है। बाद में बताते हैं कि बियर एक्ट क्यों देते हैं, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे स्कोप क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, किताब डाल देने रोड़ा की है, ये बात बाद में बताते हैं। ये मुझे बताई नहीं, मेरा अपना इसके ऊपर मेरा जाती कमेंट्री है बियर एक्ट के पीछे, और मैं उसके ऊपर यही होगा जो मेरी सोच है। आते आगे एक्स पार्टी डिग्री, मैंने उसकी प्रोविजन बता दी है। देखें, अभी मैंने केस बताया, कंप्लेंट आई, समन हुए। अब यहां पर समन के मोड्स भी मैं डिस्कस कर जाता हूं, सवाल वो भी साथ ही डिस्कस। आगे चलो प्रोविजन बता दो, समन के मोड को यहां ब्रीफ कर देता हूं, फिर दोबारा थोड़ी सी प्रोविजन बता दूंगा। समन करने अदालत ने बाई डाक भेजी, उसको समन नहीं आया, अदालत ने खुद चली गई, यानी कि प्रोसेस सर्विस के जरिए उसके एहलकार के प्यादे के जरिए उसको इतला समन दी, नहीं आया। फिर उसके बाद अदालत ने सब्स्टिट्यूटेड मोड्स अपनाए, यानी मुतबादल। क्या मुतबादल में उसने कहा अफेक्सेशन ऑफ नोटिस, उसके घर के ऊपर या उसके नजदीक जगह पर वो नोटिस समन चस्पा कर दो, नहीं आया। फिर उसके बाद अखबार इश्तिहार हो गया, पब्लिकेशन हुई, नहीं आया। उसके इलाके में सीपीसी कहती है ड्रम बीट करो, ढोल बजा के दसो मियाँ तेरे खिलाफ एक साडे कोल दावा आया होया है ते आके हाजिर हो के जवाब दे, वो नहीं आया। मोड़ा आंदा आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो सकती है, आजकल दावे वो कहते हैं उसका मोबाइल नंबर भी लिखो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं, अर्जेंट मेल सर्विसेज, ये सारे मोड अपनाने के बाद, सारे मोड समन के दिए, फिर भी डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट के पास आखिरी चारा कार यह है कि डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो जाएगा, एक तरफा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर होगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग ऑर्डर के बाद क्या, प्लेंटिफ अपनी शहादत देगा। क्या देगा? और प्लेंटिफ की शहादत क्लोज होने के बाद प्लेंटिफ के वकील के आर्गुमेंट लेकर सामने होकर जजमेंट डिग्री आ जाएगी, और वो जजमेंट डिग्री जो होगी दैट्स कॉल्ड एक्स पार्टी जजमेंट डिग्री, दैट्स कॉल्ड एक्स पार्टी जजमेंट डिग्री। अब ये हो गई, आप समझ गए कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है। अब एक पता लग गया डिफेंडेंट नु भाई एक्स पार्टी डिग्री होगी मेरे खिलाफ, उसको पता चला आगे ये भी क्वेश्चन ये है, वो उस एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ अपनी एप्लीकेशन आके गुजार सकता है सेम कोर्ट में, ऑर्डर 9 रूल 13-14 के तहत, कि जनाब वो कोई गुड काज बताएगा, मैनू जिथे समन गया मेरी रिहायश ही उत्थे कोई नहीं, अखबार जिथे मैं रहना उत्थे अखबार आंधी कोई नहीं, ये सारा प्रोसेस सर्वर सामने प्लेंटिफ के साथ मनवरिंग मिली भगत, मुझे कोई समन गया ही नहीं, मैं बड़ा जिम्मेदार शहरी हां, मुझे समन सर्विस नहीं हुए, या वो सफिशिएंट काज बता देता है, सफिशिएंट काज, या मैं
लिमिटेशन में सेक्शन 5 में भी डिस्कस करनी है। सफिशिएंट काज बीइंग द काज विच इज नॉट कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग, ऐसी वजह जो इंसान के बस में ना हो। बीमार हो गया, कोई घर में फौतगी हो गई, जो इंसान के बस से बाहर, दैट काज इज कॉल्ड सफिशिएंट काज। कंडोनेशन एंड डिले लिमिटेशन में यही बात आनी है, यही। तो तब वो एक्स पार्टी डिग्री और जजमेंट को वो कोर्ट क्या कर देगी, अगर वो उसकी सफिशिएंट काज या गुड काज से या समन ना मिलने की बात से इंक्लाइंड हो जाता है, एग्री हो जाता है, तो एक्स पार्टी डिग्री जजमेंट को क्या कर देगा, रिकॉल कर लेगा, सेट असाइड कर देगा। उन्होंने कहेगा हाँ लिया जवाब दावा लिया, शुरू कर लेने केस नो। तो एक्स पार्टी क्या है और उसकी ग्राउंड क्या है, मुख्तसर प्रोविजन बता दी। आगे चल पड़ते हैं। फिर मेरे पास आ गया है मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन। वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, प्रोविजन बता देता हूं। सेक्शन 27 है सीपीसी का। ये सेक्शन मैं पहले अर्ज करता हूं, सेक्शन हमेशा कोर्ट की जुरिडिक्शन और उसकी पावर बताता है। वो पावर एक्सरसाइज किस अंदाज से करनी है वो रूल्स में बात है। अब 27 सेक्शन कहता है कि कोर्ट समन करेगी डिफेंडेंट को जब प्लेंटिफ आ जाएगी। अब वो क्या क्या मोड अपनाने समन के, वो ऑर्डर 5 रूल 10, 10A और 20 में है। 10 और 10A में कहा गया कि बाई पोस्ट होगा, प्रोसेस सर्विस होगा। और ऑर्डर 5 की रूल 20 में सब्स्टिट्यूटेड मोड्स है। वो पहले में सब्स्टिट्यूटेड क्या है कि जब पोस्ट डाकखाने के जरिए भेजा, प्यादे के जरिए भेजा, फिर मुतबादल क्या मोड्स कराएगा, वो ऑर्डर 5 की रूल 20 में है। वही चस्पांदगी, अफेक्सेशन ऑफ नोटिस, समन, पब्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अर्जेंट मेल और ड्रम बीटिंग के मोड से इस्तेमाल करेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड हो गए। क्वेश्चन इज ओवर। ब्रीफली अब हमारा क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस भी कर गया हूं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। कहीं मैं डिग्री की डेफिनेशन में इसका जिक्र किया है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है, प्लेंट फाइल करता है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट को समन होते हैं, डिफेंडेंट उसके अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देता है, साथ ही एक दरखास्त दे देता है कि ये जो मेरे खिलाफ दावा है प्लेंट हो, इसको खारिज किया जाए। और उसकी दरखास्त वो किस कानून के तहत देता है, ऑर्डर 7 रूल 11। ये 7-11 बड़ी मशहूर है। 7 वकील साहब 7-11 दे दी हूं, मुकदमा खारिज हो जाना फरीक मुखालिफ दा। वो 7-11 डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्डर 7 रूल 11। अब ये जो दरखास्त है, इसकी मंजूरी के लिए ऑर्डर 7 रूल 11 में जो बातें लिखी गई उसका मैं आपको लुब्बे लवाब बना देता हूं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर इसकी कामयाबी हो सकती है। नंबर 1, दरखास्त आती, वो दरखास्त में लिखता है कि जनाब प्लेंटिफ ने जो प्लेंट फाइल की है, इसके अंदर इसने काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं की, कि इसने दावा दायर करने की जो बरबिनाए वजह थी वो तो लिखी नहीं इसके अंदर। काज ऑफ एक्शन, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। ये टर्म क्या बना है, पंजाबी में, उर्दू में बता देता हूं। वो वजह जो किसी शख्स को मजबूर करती है अदालत का दरवाजा खटकाने की, दैट वजह इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। वो कहता है कि प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन तो डिस्क्लोज कोई नहीं। अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज कोई नहीं, प्लेंट रिजेक्ट। और या वो दरखास्त में लिखता है कि जनाब इसने जो प्लेंट फाइल की है, ये प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की थी, इसने उसकी सूट वैल्यू, प्लेंट के अंदर सूट वैल्यू लिखनी पड़ती है कि आपका जो क्लेम है उसकी वैल्यू कितनी है। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड राइट है, उसकी वैल्यू भी आपने लिखनी है। वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों जरूरी है। अब वो करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसने कहा जी 20 लाख दिए। अब उन्होंने दरखास्त डिफेंडेंट देती, जनाब प्रॉपर्टी द करोड़ दी, इन्हें 20 लाख लेता है, सूट वैल्यू अंडर वैल्यू कर गया है, अंडर है, दूसरे लफ्ज कोर्ट रूम चक्कर देना चाहता है। और अदालत को इस बात के ऊपर कायल हो जाती है कि वाकई अंडर वैल्यू है,
प्लेंट के अंदर सूट वैल्यू को अंडर वैल्यू कर गया है, प्लेंट रिजेक्ट। अब जितनी उसने वैल्यू लिखी थी उसके हिसाब से कोर्ट फीस भी लगानी थी ना। सूट वैल्यू का एक ये मतलब होता है कि कोर्ट डिटर्मिनेशन, सूट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट फी। और उसने वैल्यू घट लिखी था कि कोर्ट फीस घट लगानी पड़े। अब उसने वैल्यू ठीक चलो लिख दी, लेकिन कोर्ट फी इनसफिशिएंट है। जितनी कोर्ट फी लगनी थी वो नहीं लगाई साथ प्लेंट के। डिफेंडर ने दरखास्त देती है इसकी कोर्ट फीस इनसफिशिएंट है। अब ये बात अगर सामने आ गई बाकी इनसफिशिएंट है, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। 711 का इतना बल इसमें कुछ फिर अदालतों ने इसकी तशरीह करते हुए कुछ दीगर वजूहात भी, कोई फ्रॉड, मिसलीडिंग, कंसीलमेंट की चीजें भी लेकर आ गए। तो रिजेक्शन ऑफ जो प्लेंट है, जब प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी ये ऑर्डर डिग्री होगा, ये सेक्शन 2 कहता है। हालांकि इसमें कोई एविडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ। अच्छा, इसके साथ एक डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये ऑर्डर 7 रूल 10 में, वो ऑर्डर 7 रूल 11 थी, ये ऑर्डर 7 रूल 10 में। प्लेंट फाइल कर दी प्लेंटिफ ने। अब जिस कोर्ट में प्लेंट गई उसने कहा भी अपनी प्लेंट वापस लाओ, असी वापस तैनू करने आए, वापस कल कर। अब ये 10 कहता है ऑर्डर 7 रूल 10, भाई किन वजह से ये वापस कर सकता है, वो मैं एक दो बातें डिस्कस करता हूं। एक तो रिटर्न ऑफ प्लेंट किसी भी स्टेज पर हो सकती है, ये नहीं कि एट द वेरी बिगिनिंग, एट एनी स्टेज ऑफ केस ये रिटर्न वापस हो सकती है। इसमें मेजर 2 ही ग्राउंड होती हैं, मैं साथ वो क्वेश्चन साथ ही डिस्कस कर जाता हूं कि उस कोर्ट को नंबर 1 उर्दू में बता देते हैं कि वो मुकदमा सुनने का कानून ने इख्तियार नहीं दिया और प्लेंट उसके पास आ गई है, यानी कि ज्यूरिडिक्शन का इशू है। अब व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन पहले बता देते हैं। ज्यूरिडिक्शन जो है, जिसको उर्दू में दायरा कार समात कहते हैं, मीनिंग दियार बाई के वो कौन सा मुकदमा और किस नोयत के मुकदमे और किस इलाके के मुकदमे अदालत ने सुनने हैं और उसमें फैसला देना है, उसके इस इख्तियार को ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। और ज्यूरिडिक्शन हमेशा उसको कन्फर अता करती बख्शता है लॉ। ज्यूरिडिक्शन ऑलवेज कन्फर बाई लॉ। उसको लॉ बताता है कि तुमने ये मुकदमात, ये इलाके के, ये सनूयत के मुकदमात सुनने और फैसला देना है, उसको ये ज्यूरिडिक्शन जो है कन्फर बाय लॉ है। अब ज्यूरिडिक्शन 2 तरह की है, एक है टेरिटोरियल, एक है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। इस सवाल हम टेरिटोरियल पिक्यूनरी को साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि अगर अदालत को वो प्लेंट को आगे चलाने के लिए ना टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ला देता है ना पिक्यूनरी देता है, तो फिर ये अदालत क्या करेगी, प्लेंट रिटर्न करेगी। क्या करेगी? और रिटर्न करेगी ना, जिस दिन उसको प्लेंट आई उस भी डेट डालेगी, जिस दिन रिटर्न करेगा उस दिन की तारीख भी डालेगा, और साथ मुख्तसर रीजन भी लिखेगा कोर्ट कि मैं रिटर्न की रीजनिंग क्या है, कि क्या लैक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं मुझे हासिल, या मुझे कोई पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन हासिल नहीं, ये क्या हो जाएगा। अब मैं साथ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को ये क्या है, इसको उर्दू में कहते हैं इलाकाई दायरा कार समात। अब ये सेक्शन 16 डील करता है सीपीसी का, सेक्शन 16 डील करता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को। अब फ्री कैन के दरमियान जिस सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज का झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो जिस इलाके में वाक़या है उसी अदालत को वो मुकदमा सुनने का इख्तियार है। भाई जी ए और बी 2 भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी मुल्तान में, उसका डिस्प्यूट है, ये दावा मुल्तान ही करेंगे, ये खानेवाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसको सेक्शन 16 के तहत खानेवाल वाले को टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन हासिल है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो कहां पर है,
वो मुल्तान में वाक़ है। एक तो ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी के अलावा फ्री कैन का एक फरीक रहता है सियालकोट, दूसरा फरीक रहता है कराची, बिजनेस मुल्तान में है, उस बिजनेस की वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, किसी एक पार्टी को काज ऑफ एक्शन अराइज हो गई। अब मैं लीगल टर्म भी साथ साथ शुरू हो गया हूं क्योंकि आप काफी अब थोड़े से हो गए तैयार। तो काज ऑफ एक्शन मुल्तान में अराइज हुई तो उसका मुकदमा भी मुल्तान की हदूद में जज कोर्ट, सिविल कोर्ट, टेरिटोरियल, जहां पर काज ऑफ एक्शन अराइज हो, जहां पर। तीसरी बात है कि डिफेंडेंट की रिहाइश कहां है, मुदई की नहीं, डिफेंडेंट की रेजिडेंस कहां है। अब ये मैंने मुकदमा, मैं सियालकोट में रहता हूं, बिजनेस मुल्तान था, काज ऑफ एक्शन मुझे मुल्तान अराइज होगी, जिसके खिलाफ करना है वो कराची रहता है, तो मैं कराची भी कर सकता हूं क्योंकि उसकी रिहाइश वहां है। मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, बरीक बीनी की नहीं। जो मुझे फेसबुक पर लाइव भी सुन रहे हैं वो मेरे से कोई इतनी गहराई वाली कानूनी वाली एक्सपेक्टेशंस ना रखे कि क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को 1 या 2 घंटे में कल के पेपर के लिए थोड़ा सा बब्बर शेर छोटा सा बनाना चाहता हूं। मुकम्मल तो ये वकील बन के हो जाएगा ना। अभी इसको 40 से लेकर 45, 46, 50, 60 नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। और मुझे पता भी है कि इसने किताब आज तक पहले खोली भी नहीं होगी, इसलिए मैं बहुत लेमैन से ऊपर आ रहा हूं। अच्छा, अब आ जाते हैं पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की तरफ। अदालत का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हासिल भी होना जरूरी है सेक्शन 16 के तहत। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन भी उसको होनी चाहिए सेक्शन 6 के तहत। अब पिक्यूनरी जुरिडिक्शन आपको पता है हमारी लोएस्ट कोर्ट में पहले दावा आता है। लोएस्ट कोर्ट में क्या होता है? फर्स्ट क्लास सिविल जज, सेकंड क्लास सिविल जज और थर्ड क्लास सिविल। ये हमारी लोएस्ट सिविल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, इनको ट्रायल कोर्ट कहते हैं, लोएस्ट सिविल कोर्ट्स है। अब इनको गाय बगाए एक लॉ है, सेक्शन 6 कहता है कि सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 की सेक्शन 9 के तहत पिक्यूनरी जुरिडिक्शन हासिल होगी। फर्स्ट क्लास को कितनी है, सेकंड को, थर्ड कितना, और ये गाहे बगाए तब्दील होती रहती है। सेक्शन इसमें कहा गया है कि ये डिटरमन करेगा, हाई कोर्ट डिटरमन गाहे बगाए कर देगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के कितनी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, यानी कि जब दावा आता है तो उसमें सूट वैल्यू में डिस्कस कर चुका हूं। वो सूट वैल्यू जो लिखी होती है उसके हिसाब से किस सिविल जज ने, ये फर्स्ट ने, सेकंड ये ने, किसने ये सुनना है, किसकी ये जुरिडिक्शन है, दैट्स कॉल्ड पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। अब जैसे आज जो तरमीम अभी की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, बाद में वो हाई कोर्ट ने सीपीसी के अंदर वो तरमीम है वो सस्पेंड कर दी, पुरानी सीपीसी चल रही है। अब जो नई तरमीम आई थी, पहले था कि जो फर्स्ट क्लास जज है वो अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिडिक्शन रखता है, जितनी मर्जी सूट वैल्यू हो, जितनी मर्जी सूट वैल्यू हो वो मुकदमा ट्रायल कर सकता है। सेकंड क्लास के लिए था कि वो 10 लाख तक की सूट वैल्यू का, थर्ड क्लास 5 लाख तक। बाद में ये जो तरमीम पंजाब ने गवर्नमेंट ने की, हाई कोर्ट ने फिर उसको सेट असाइड कर दिया। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और अपना थर्ड क्लास है, ये बिलो 50 मिलियन केसेस सुन सकते हैं, लेकिन उसके आगे हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगी 50 मिलियन तक फर्स्ट क्लास तो सुन सकता है, सेकंड और थर्ड कितना सुनेगा ये, और 50 मिलियन से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। इसकी तरमीम थी वो, लेकिन सेट असाइड हो गई है। ये गाय बगाए तब्दील होती, ये है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, ये है। अब अदालत को मुकदमा सुनते वक्त सबसे पहले वकील का काम है पॉइंट आउट करे कि इसको जुरिडिक्शन है या नहीं। आप प्लेंट लिखते हैं, उसके अंदर सूट वैल्यू आपको लाजमी लिखनी पड़ती है। मैं जब प्लेंट की पर्टिकुलर जाऊंगा फिर दोबारा डिस्कस करूंगा। कोर्ट की जुरिडिक्शन भी आप लिखते हैं,
कि ये मुकदमा आपको सुनने का इख्तियार हासिल है, क्यों हासिल है, ये भी लिखते हैं, यानी कि उसकी दायरा कार समात और जुरिडिक्शन भी लिखते हैं। तो वही मुकदमा कोर्ट सुन सकेगी जिसको उसके हवाले से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी हासिल हो और पिक्यूनरी भी हो। अगर दोनों में एक कोई मिस है, ये मुकदमा नहीं सुनती या लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, ये रिटर्न कर देगा प्लेंट। तो मैंने डिस्कस कर दिया डियर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन प्रोविजन दस दी, आगे तुसी खुद दी छोटी जी एवें बत्ती दी उन्होंने आपे प्रोविजन पढ़ के जरा बड़ा बड़ा करना है और पिक्यूनरी मैंने सिर्फ बताना है कि टॉपिक है क्या, उसका स्कोप क्या है। चले बाकी जो चलता है वो तो चलता ही चलता है, पहले पार्ट 1 और 2 में नहीं चलाया आपने। अब एक टॉपिक मेरे पास है अमेंडमेंट एंड प्लीडिंग। अमेंडमेंट एंड, ये मैं शुरू में बताना चाहिए था प्लीडिंग क्या होती, चलो आप बता देते हैं। बाजार तो ऐसे टॉपिक से लग रहा है कि प्लीडिंग में तरमीम, ये ऑर्डर 6 रूल 16-17 इसको डील करता है। ऑर्डर 6 रूल 17 इसकी प्रोविजन है। अब पहले हम देखते हैं व्हाट इज द प्लीडिंग। प्लेंट तो समझ गए होंगे, रिटर्न स्टेटमेंट भी समझ गए होंगे, इन दोनों को सीपीसी प्लीडिंग कहती है। प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों को प्लीडिंग कहती है। आगे उसकी 2 किस्में, प्लेंट भी इट आल्सो प्लीडिंग, रिटर्न स्टेटमेंट आल्सो प्लीडिंग। ये तो होगी सीपीसी की बात। एक प्रैक्टिस में भी बात है, जब रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा आता है ना, बाज़ औक़ात प्लेंटिफ उस जवाब का जवाब देता है, उसको कहते हैं जवाबुल जवाब, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। सीपीसी में प्लीडिंग की डेफिनेशन में सिर्फ प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट रेप्लिकेशन नहीं है, लेकिन एज प्रैक्टिस रेप्लिकेशन को भी प्लीडिंग कहा जाता है। सीपीसी सिर्फ 2 को कहती प्लीडिंग है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। रेप्लिकेशन जवाबुल जवाब। अब मैं प्रोविजन बता देती है। अब प्लेंट फाइल हो गई, बाद में प्लेंटिफ को पता चला यार प्लेंट के अंदर तो ये चीज लिखनी है, मिस होगी यार। वो दरखास्त देगा अदालत को अमेंडमेंट प्लीडिंग की, ऑर्डर 6 रूल 16-17 के तहत, कि मैं प्लीडिंग में अमेंडमेंट चाहता हूं, अपनी प्लेंट में अमेंडमेंट चाहता हूं, और साथ लिखेगा दरखास्त में मैं क्या चाहता हूं, गोल मोल गाला नहीं करेगा। उसकी दरखास्त भी आएगी। अमेंडमेंट प्लीडिंग जवाब दावा आ गया, डिफेंडेंट भी दे सकता है दरखास्त कि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट दी है, उस भी दरखास्त दे सकता है ऑर्डर 6 रूल 16-17 के तहत कि मैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ये तरमीम चाहता हूं। अब उसके पास कोई पार्टी भी दरखास्त दे सकती है अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट के लिए, और ये किसी स्टेज पर हो सकती, केस के किसी स्टेज पर आ सकती दरखास्त। अब इसके ऊपर एक और लंबा चौड़ी बहस है। एट एनी स्टेज ऑफ सूट, थोड़ा सा बताना लेकिन बात अंदर निकल आई। सूट मीन प्लेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, इसके दौरान किसी मरहला भी एट एनी स्टेज अमेंडमेंट प्लीडिंग हो सकती है। एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज ऑफ सूट। अपील इज आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील इज आल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। सुप्रीम कोर्ट में अपील इज आल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। तो एंड एट एनी स्टेज ऑफ सूट में अमेंडमेंट प्लीडिंग हो सकती है। अब कोर्ट ने दरखास्त आ गई अमेंडमेंट प्लीडिंग किसी फरीक की, ला क्या कहता है, इसकी दरखास्त मंजूर तुमने कैसे करनी है, किन वजह पर करनी है। अगर उस दरखास्त में जो उसने वजह दी वो बताइए कि ये मैं करना चाहता हूं, अगर अदालत को लगे, ला कहता है कि ये कोई हकीकी रियल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है कि ये हकीकी दोनों पार्टी के दरमियान जो मामला है उसका ये बहुत बुनियादी और हकीकी सवाल है और इसका हल करना बड़ा जरूरी है और ये प्लीडिंग में रह गया है, तो वो इजाजत दे देगा। अगर रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी उसको लगे, लेकिन कब दरखास्त अमेंडमेंट प्लीडिंग की रिजेक्ट करेगा? अगर उसने दरखास्त दी और उसमें ऐसी बात कर गया है कि ये अमेंडमेंट चाहता हूं और वो अमेंडमेंट अगर हो जाए तो उसकी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट की नेचर ही चेंज हो जाएगी,
नॉट अलाउड। प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट की अमेंडमेंट नेचर तब्दील करने के लिए अलाउ नहीं होगा। उसकी मैं पंजाबी में यू टर्न वाली, ऐसा नहीं कि उसका स्कोप ही आप बदल दे अमेंडमेंट से, ये नहीं होगा। सोच समझ के प्लेंट बनाए, सोच समझ के प्लेंट बनाए। सिविल मुकदमा कागजों का और हरफों का होता है। हर चीज वकील ने जो कहनी है, जज कहता है, अदालत कहती केड़े कागज से लिखी हुई है, किथे लिखी हुई मैनू दस। या क्रिमिनल में बेल मंजूर की जाए, 2 लाइनें लिखियां, किन ग्राउंड पर जबानी में बातें हो जाएंगी, वो लॉ हो जाए, वो उसमें लिख देंगे इन ग्राउंड जबानी। सिविल कागजों का हर चीज कागज के अंदर होगी, उससे बाहर आप कोई बात है। आपने शहादत दी, वो प्लेंट में आपका क्लेम ही नहीं था, उससे बाहर आप शहादत नहीं दे सकते। जवाब दावे से बाहर आप शहादत नहीं दे सकते, इशू से बाहर आप शहादत नहीं दे सकते। आप तो बाउंड है हर चीज के। और जो चीजें पढ़ी लिखी लिख के देनी है, और जो बोलेंगे फौरन क्वेश्चन, आपने ये लिखी कहा बताए जी नहीं है, तो फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं? क्रिमिनल में ये कर सकते हैं। इवन मर्डर केस की अपील हो तो 2 लाइनों की भी अपील भी हो सकती कि नीचे वाला जो फैसला है वो गैर कानूनी है, वाकयात के खिलाफ है, मबनी है, इसको सेट असाइड किया जाए। जब अपील सुनेगा वकील साहब 6 घंटे उसके आर्गूमेंट करता रहे, उसको दलाल देता रहेगा, वो कंसिडर होंगे। बड़ा फर्क है ध्यान में रखना। अच्छा जी, अब मैंने अमेंडमेंट एंड प्लीडिंग की बात कर दी है। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है परिसेप्ट। परिसेप्ट नॉर्मल क्वेश्चन कम आता है और लोग इसको समझते पता नहीं की बला है। असि 2 मिनट गल कर देनी क्योंकि सानू पता जो इतना है। परिसेप्ट के लिए सेक्शन सीपीसी का 46 डील करता है, 46 डील करता है। अब ये जिसके हक में डिग्री हो जाती है वो डिग्री होल्डर कहलाता है। अब उसने एग्जीक्यूशन फाइल करता है, आपको पता है, इजरा। यह भी एक मसला है सिविल अदालत के अंदर कि जब डिग्री जजमेंट आ जाए तो फिर दोबारा डिग्री होल्डर को उसी कोर्ट में इजरा दायर करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है। हजूरे वाला जजमेंट डेबिटर तू मेरा जी डिग्री हक के दिती ने इस ते अमल दरामद भी करवाओ, दरखास्त एग्जीक्यूशन की दोबारा उसकी दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। अब जनाबे वाला जजमेंट डेबिटर जिस कोर्ट ने डिग्री दी जहां पर इजरा है, जजमेंट डेबिटर ना उत्थे दा रिहायशी है, उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का वो रिहायशी नहीं है, ना उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी उसमें है, वो तो रहता है किसी और शहर में, उसकी प्रॉपर्टी भी किसी और में। तो फिर डिग्री होल्डर की दरखास्त के ऊपर वो अदालत उस एग्जीक्यूशन को वहां से भेज देगी उस अदालत के पास जिस अदालत के इलाके में जजमेंट डेबिटर की रिहायश या प्रॉपर्टी वाकया है, ताकि वो अदालत चूंकि उसको टेरिटोरियल उसको डिग्री पर अमल दरामद करे या अरेस्ट करे या उसकी प्रॉपर्टी अटैच करे। तो जब एक अदालत दूसरी अदालत को उसके पर एग्जीक्यूशन के लिए वो मामला भेजती है तो दैट्स कॉल के उस अदालत ने दूसरी अदालत में परिसेप्ट भेजा है, क्योंकि वो जहां अमल दरामद कराना है वो उसका किसी और कोर्ट की टेरिटोरियल जुरी रिहायश या प्रॉपर्टी। अब उसको या तो अरेस्ट करना मकसूद होता है अमल दरामद के लिए, या उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है। अब ये अदालत जहां पर एग्जीक्यूशन है, इसकी जहां उसकी जजमेंट डेबिटर रिहायश है ना उसकी प्रॉपर्टी, ये उसको जुरिडिक्शन हासिल नहीं कि उसको कुछ करे। तो फिर ये डिग्री होल्डर दरखास्त देखो फलानी जगह रहा है, उनकी यह प्रॉपर्टी है फलां इन परिसेप्ट बना के भेजो, वो परिसेप्ट बना के उन्होंने यानी उसनूं उत्थे भेजण नूं लीगल टर्म परिसेप्ट कहते हैं। फिर आगे वो अदालत जो है ना जहां परिसेप्ट जाएगा वो उसको एग्जीक्यूट उसी तरह कराएगी जिस तरह के पहली अदालत जिसने भेजा है उसको सेम जुरिडिक्शन हासिल हो जाएगी। चलिए आगे बाकी डिटेल पढ़ दे रहे सोने हो। वो भी अटैच हो जाएगी। अगर तो मुल्तान डिग्री हुई, मुल्तान इजरा दायर हुआ,
जजमेंट डेप्टर ही मुल्तान में है तो उसकी तो प्रॉपर्टी डिग्री होल्डर फौरन उसके कागजात लेकर आएगा, अदालत उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी, कुर्की कर देगी, बंदा हाजिर हो जाएगा। आप भी पैसे दे, जे सरकारी मुलाजिम होवे ते ओंदी पे स्लिप लाओ, अदालत ऑर्डर कर दे दी रोक तनख्वाह रोक दो, मेरी पेंशन रोक दो। सिंपल। सरकारी मुलाजिम कुड़की है, हर टाइम कुड़की है। सरकारी मुलाजिम नूं अपनी बीवी ना तल्लका ठीक रखने चाहिए, वरना इनदे कोल मेंटेनेंस लेना चुटकी दा काम जे। तनख्वाह रुक गई, नाल ही कोर्ट ऑर्डर कर दी, इतनी तनख्वाह इस अकाउंट में भेजी जाना। सो सिंपल, एग्जीक्यूशन आराम नाल। सरकारी मुलाजिम 2 बीवियां ने रखे, उसकी एग्जीक्यूशन और आसान हो जाएगी। फिर एक झगड़ा चलेगा, ओदी बीवी 4 बच्चे ने, उन्होंने कितना तनख्वाह उन्होंने कितनी उन्होंने वास्ते छड़नी है, इन्हें 4 का करना की है। लिहाजा अच्छा, अब हम नजदीक आ गए हैं सीपीसी के। क्वेश्चन मेरे पास है, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट। सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट और सरकार से भी तो अग्रीव्ड हो सकते हैं ना। सरकार के किसी इदारे के किसी एक्शन से आप अग्रीव्ड हो गए, या उन्होंने आपका कोई राइट वेट कर दिया, या किसी सरकारी मुलाजिम ने अपनी सरकार की नौकरी करते हो जाती कैपेसिटी नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी में आपका कोई राइट वायलेट कर लिया, तो आप उसके खिलाफ भी तो सूट फाइल कर सकते हैं ना। या खुद गवर्नमेंट ने करना हो या आपने गवर्नमेंट के खिलाफ करना हो। तो सेक्शन 79 टू लेके 82 तक इसको डील करता है सीपीसी। सेक्शन 79 टू 82 डील करता है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, आपने गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक सर्विस का सूट फाइल करना है, आपका पहले आप उसको नोटिस भेजेंगे। कितना? दावा दायर करने से पहले नोटिस भेजेंगे, जनाब आपने ये मेरा राइट वायलेट कर दिया, ये मेरी दाद रसी करती, मुझे रीड्रेस किया जाए मेरी ग्रीवेंस। 2 महीने आपने इंतजार किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, फिर आप सूट फाइल करेंगे। फिर आप और फिर वो सूट उसी तरह चलेगा जिस तरह आम पार्टीज का चलता है। 2 महीने का इंतजार करेंगे। आपने एक और आपके पास ऑप्शन है, आप उनको नोटिस ही नहीं भेजते, डायरेक्ट सूट में सीधा गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विस सीधा सूट में, तो फिर अदालत उनको 3 महीने का टाइम दे देगी कि इसकी ग्रीवेंस दूर करो। अगर 3 महीने में उसकी ग्रीवेंस दूर नहीं हुई तो फिर सूट अपनी पुरानी रूटीन में जो आपने पहले फिर चलेगा। इसमें फर्क इतना ही है, पहले नोटिस दो, सूट से तो 2 महीने का टाइम उनको मिलेगा, सूट फाइल कर दिया तो फिर उनको 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। इसमें बाकी कोई बात ऐसी कोई है नहीं। इसमें यह है कि अगर आपने वफाक के खिलाफ करना है दावा, तो फिर नाम आप लिखेंगे फेडरल के खिलाफ है, तो फिर आप लिखेंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम आएगा। अगर किसी सूबे के खिलाफ लिखना है, मतलब पंजाब में, तो सूबा पंजाब लिखना होगा, या सिंध, या ये बात भी उसके अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, या सूबा पंजाब, या सूबा सिंध, या सूबा केपी के व्हाट्सएवर, इस तरह उसका आप पार्टी टाइटल करेंगे। अब उसको ना अदालत जब दावा आप डायरेक्ट कर देंगे ना नोटिस में, अदालत उसको 3 महीने का टाइम दे देगी रिटर्न स्टेटमेंट का। सरकार को कितना टाइम दे देगी? 3 महीने के अंदर आप इसका जवाब दें, वहां 3 महीने का है। अच्छा, अब हजूरे वाला फ्रेमिंग ऑफ इशू, मैंने बात पहले कर दी थी जब मैं सूट स्टेटेज में था, कि जब प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद दोनों काउंसिल की इब्तदाई बहस उसको कहते हैं, प्रिलिमिनरी बहस भी होगी। उन वकला की बहस प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के से अदालत ने जो फरीकैन के दरमियान तजाद, जिनके ऊपर कन्फ्लिक्ट है, जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी पॉइंट्स है मेरे टेबल पे, उन पॉइंट्स को उसने तयन करना है ताकि लगे कि मैंने इन नुकात के ऊपर आगा केस चलेगा। समराइज करना है, खुला नहीं छोड़ देना। अब वो जो कंट्रोवर्सी पॉइंट डिटरमाइन करना है, कहां से करेगा? फ्रॉम प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ बोथ फ्री। अब उसमें हर इशू फ्रेम करेगा और हर इशू के आगे यह भी लिखेगा
कि ओपीपी है या ओपीडी है। ओपीपी मीन ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ओपीडी ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। कभी आपने इशू फ्रेम, वो इशू फ्रेम कर देगा, दैट इज मोस्ट डिटरमिन। और ये आगे मुकदमा जिस पार्टी ने भी जो एविडेंस देनी इन इशू के हिसाब से चलेगी, उसका फैसला भी इन इशू के पॉइंट के ऊपर होगा कि ये इशू साबित हुआ, ये इशू साबित नहीं हुआ, और आखिर में कंक्लूड भी करेगा कि सूट खारिज है या डिग्री है। इशू ऑफ फ्रेम, और इसके अंदर मटेरियल प्रेपोजिशन नहीं छोड़नी चाहिए। डिटरमिन करते वक्त मटेरियल चीज़ों को बड़ा मद्देनजर। बाज़ का कोर्ट्स है इशू फ्रेम करने में कोई इशू रह जाता है, वो बड़ा अहम नुक्ता होता है फ्री कैन के दरमियान, कंट्रोवर्सी का रह जाता है फ्रेम करते वक्त। आप वो पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट अपील में और सेकंड अपील में भी वो आर्गू किया जा सकता है कि ये जनाब देखें कि यार बड़ा वाजे एक कंट्रोवर्सी थी, ये कंट्रोवर्सी का ना इशू फ्रेम हुआ, ना इसके ऊपर आज तक फैसला हुआ है, तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। इसका तो फ्रेम होना और इसके ऊपर फैसला आना बड़ा जरूरी है। अदालत अगर अपीलेट कोर्ट इस पर इंक्लाइंड हो जाए तो वो रिमांड भी कर सकती है। केस है, इस इशू को फ्रेम करके उसके ऊपर एविडेंस लो ना। अच्छा जी, आपकी मैं पहले पर्टिकुलर अपलेंट पर आ जाता हूं। ये ऑर्डर 7 रूल 1 है कि जब एक दावा दायर होता है, ये आपको लीगल ड्राफ्टिंग में भी मदद देने वाली है जो बात अब डिस्कस कर रहा हूं, कि दावा आपका लीगल ड्राफ्टिंग में दावा दायर कर सूट आपने लिखना है, ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या चीजें जरूरी एसेंशियल है, ये खुद सीपीसी ने कहा है ऑर्डर 7 रूल 1 में कि जब कोई प्लेंट लिखे दायर करे उसके एसेंशियल या पर्टिकुलर जरूरी क्या चीजें हैं। ऑर्डर 7 रूल 1 मैं वो उसको ब्रीफ करने जा रहा हूं, उसके लुबे लुबाब देने जा रहा हूं। ये क्या कह रहा है? कोर्ट नेम ठीक होना चाहिए। केस फैमिली है तो फैमिली जज का नाम होना चाहिए ना, सेशन जज तो नहीं होना चाहिए, मजिस्ट्रेट तो नहीं होना चाहिए। अगर सिविल केस है तो फैमिली नहीं, सीनियर सिविल जज होना चाहिए। यानी कि जहां आप प्लेंट, जो आपका प्लेंट है उसकी जो नेचर उसके हिसाब से करेक्ट आपका क्या होना चाहिए, कोर्ट जिसमें भेजना है उसका एड्रेस ठीक होना चाहिए, फोरम ठीक होना चाहिए, जो प्लेंटिव है उसके नेम, वल्दियत, कौमियत, उसके पर्टिकुलर ठीक होने चाहिए, वो होने चाहिए। वर्सेस जिसके बनाम में दूसरी पार्टी डिफेंडेंट है उसका नाम, वल्दियत का वो सारी यानी कि पर्टिकुलर ऑफ पार्टीज बिल्कुल वो होने चाहिए। कोर्ट का नेम होना चाहिए, पर्टिकुलर ऑफ पार्टी होने चाहिए, सूट का टाइटल भी होना चाहिए। सूट तरसीख निकाह है या मुआहदा मुख्तस बै है, व्हाट्सएवर रिकवरी ऑफ सूट है, दिला पाने है, जो भी उसका टाइटल आएगा ये बड़ा जरूरी है। उसके बाद आप केस के फैक्ट्स लिखेंगे, केस के कि आपका मामला क्या, नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी आपकी सारी बात है उसके हालातों वाकयात लिखेंगे। आगे आप आ जाएंगे इस फैक्ट्स के बाद अब कानूनी फिकरात शुरू हो जाएंगे प्लेंट के, वो भी बड़े जरूरी है। कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द लीगल। आपको पता है कॉज ऑफ एक्शन अगर प्लेंट में नहीं तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। कॉज ऑफ एक्शन नहीं भूलनी। उसके बाद आपने उसके अंदर सूट वैल्यू भी नहीं भूलनी। क्या? सूट वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद आप टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी लिखेंगे। ये भी उस पे प्लेट में लिखेंगे कि फरीक एन मुकदमा जो है, मुद्दई या मुद्दल है, जनाब की अदालत की हदूद में उनकी रिहाइश पजीर है या सब्जेक्ट मैटर है व्हाट्सएवर, लिहाजा ये मुकदमा सुनने का आपको इख्तियार हासिल है। उसकी जुरिडिक्शन भी लिखेंगे आप, दायरा कार समात। अगली बात और बड़ी जरूरी लिखेंगे कि मैं कोर्ट फीस भी लगा दी है जो कानून के मुताबिक है, या लिखेंगे इतनी लगा दी है जो बनती है। लेकिन लीगल ड्राफ्टिंग में आपने मुख्तसर लिखना है, बा मुताबिक कानून कोर्ट फीस चस्पा कर दी है, आसान सा फिक्रा, ताकि सिर्फ आपने उसके अंदर तो कोर्ट फीस ये इट इज आल्सो एसेंशियल। उसके बाद आपकी प्रे आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
प्रे कि आप इस प्लेंट के जो आपने वाकयात बताए इन सारों के तहत अदालत से तो मांग क्या रहे हो, डिग्री क्या चाहते हो। नॉर्मल हमारे सिविल सूट का जो हेड नोट होता है वो हमारी प्रे होती है। हेड नोट जो होता है जिसको मैं टाइटल बोल गया हूं वो प्रे होती है कि ये मामला है, मेरे हक में डिग्री किया जाए, बरखिलाफ डिफेंडेंट। प्रे आ गई, अर्जी आ गई, नीचे अलर्ज, नीचे प्लेंटिव के सिग्नेचर। ये मैंने अगला क्वेश्चन भी साथ कर रहा हूं। उसके सिग्नेचर जो है ये भी साइन भी बड़ी जरूरी है। किसके? प्लेंटिव के, या जवाब दावा है तो डिफेंडेंट के भी। ये ऑर्डर 6 रूल 14 कह रहा है और रूल 15 ये कह रहा है कि इनके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद नीचे प्लीडर के भी दस्तखत होने चाहिए, वकील साहब के, बादरिया काउंसिल। वो भी ऑर्डर 6 रूल 14 कहता है कि पार्टी के भी होने चाहिए सिग्नेचर और प्लीडर के भी। अब इसके साथ एक वेरिफिकेशन भी होती है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों के साथ वेरिफिकेशन, तस्दीक जिसको कहते हैं। उसमें वो प्लेंटिव या डिफेंडेंट जो भी है, उसकी जो भी प्लीडिंग है, उसमें लिखता है कि आज मुल्क का फलां मकाम फलां, इसमें फिकरात फलां नंबर, वो फिकरात जिनमें वाकयात लिखे वो मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। बाकी जो कानूनी फिकरात हैं, काज ऑफ एक्शन, सूट वैल्यू, टेरिटोरियल जुरिक्शन या कोर्ट फीस, वो भी मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है। वो उस सारी अपनी प्लेंट की तस्दीक और वेरिफिकेशन करेगा, वक़्त और तारीख लिखेगा, मकाम भी लिखेगा और नीचे साइन भी करेगा। ये ऑर्डर 6 रूल 15 कह रहा है। अगर प्लेंट में वेरिफिकेशन नहीं या साइन में से प्लेंटिव के या काउंसिल के डिफेंडेंट समझदार वकील होगा तो वो दरखास्त देगा, जनाबे वाला साइन भी कोई नहीं, वेरिफिकेशन भी प्लेंट की कोई नहीं, खारिज की जाए। हो सकती है खारिज। अमूमन हमारे दोस्त जवाब दावा में वेरिफिकेशन नहीं लिखते, जवाब दावा में भी साइनिंग और वेरिफिकेशन जरूरी है। नहीं आर्जी हुक्म इम्तनाई ये कर रही हैं। मैं इनका बड़ा मशहूर एडवोकेट्स है, किसी हमारी ही स्टूडेंट्स है। अल्लाह तबारक ताला इनको जितना इनका ज़ौक़ और शौक़ और डेडिकेशन और जितना कानून के साथ इनको इश्क हो गया है, अल्लाह तबारक ताला इस इश्क की जो मंजिल है उस पर इसको पहुंचा दे। वो वही बेहतर जानता है कि इसकी मंजिल बेहतर क्या है। मैं स्टूडेंट मैंने आज CPC आपके जो तैयारी की हुई है ना, इसकी मुझे प्रॉपर असिस्टेंस इन्होंने दी है। पहले 1 घंटा इन्होंने मुझ पर लगाया क्योंकि मैं CPC ना मैं आज तक कोई सिविल मुकदमा लड़या, मैं क्रिमिनल ये सर्विस मैटर करता हूँ। लेकिन आज से 5-6 साल पहले 2-3 साल में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बुनियादी असूलों का तो फिर थोड़ा बहुत होता है। तो इस पर तो दाल आटा थोड़े इम्तिहान वास्ते कुछ करन लगे, नेड़े पहुँच गया, पर घबराना नहीं है। जेड़े खड़ोते ने वो हौसला रखे। मैनू डॉक्टर दी ताकीद है कि 5 मिनट तो ज़्यादा तुम नहीं खलोना, क्योंकि मेरी सर्जरी रिकमेंडेड है बैकबोन दी मोरिया दी। इसके बावजूद रब ने मुझे कहा है, डॉक्टर आखिरी ने कहा नहीं 20 दिन इंतजार कर। अब मुझे नहीं पता था 20 दिन, मैं तो दाखिल होने गया सी ऑपरेशन वास्ते, मैनू की पता डॉक्टर को उन्हें कहना इनू 20 दिन की दवाई दे, बाद आखिरी ऑप्शन करी एक किसी अजे दिन को मैं काम लेना है, अंधे को मैं काम लेना है। पर मैं समझना वो काम छोटा मोटा मेरे को लै रहा, वरना हुण तक मैं हस्पताल होंदा और रेस्ट ते होंदा और मोबाइल ऑफ होंदा। बहरहाल ये उसका करम और उसका समझ है। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, मैं टेम्परेरी इंजंक्शन की तरफ आ रहा हूँ। ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत आप दरख्वास्त देते हैं। आपने ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी सेक्शन पढ़ा हुआ है 52-53 टेम्परेरी इंजंक्शन को जो डील करता है। अब इसको उर्दू में कहते हैं हुक्म इम्तनाई आर्जी, हुक्म इम्तनाई आर्जी। अब टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अमूमन आपके पास आ जाता है साहिल, सही सठे गिनवा दो ना। अच्छा सही गिनवा देने हैं।
अब स्टे जो है वो स्टे अकेला दरखास्त नहीं दे सकते, उसके लिए आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। सूट के अंदर दरखास्त स्टे की टेम्परेरी इंजंक्शन की आर्डर 39 रूल 1-2 की देनी पड़ी। अकेली आर्डर 39 रूल 1 के तहत सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की 53 गालबन वो कहती है कि इन सूट तो हो सकती है, अकेली नहीं होगी। सूट होगा तो ये दरखास्त होगी टेम्परेरी इंजंक्शन की, और ये किस रूल के तहत होगी? आर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत। अब दावा आया, दावा आपने फाइल किया, साथ दरखास्त भी दे दी आर्डर 39 रूल 1-2 की, पहले दिन ही कोर्ट के सामने आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी बात करते चले। जनाब जी वकील साहब फरमाइए। सर ये दावा है फलां, मेरी इसके साथ दरखास्त भी है स्टे की। अच्छा आर्गूमेंट करो। अब वकील साहब ने सारा उसकी जो प्लेंट थी उसके अंदर जो उसने लिखा हुआ था वो बताया। अब उसके कहेगा ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए भी मुझे कुछ बताएं। अब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने के 3 इंग्रेडिएंट है बुनियादी। अगर वो तीनों पूरे हैं, एक भी मिस है तो टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं मिलना। जे तीनों का पूरा होना बड़ा जरूरी है। अदालत का इनक्लाइंड होना, कायल होना, तीनों के लिए लाजिम है। नंबर 1 तो आपकी इस दरखास्त के साथ एफिडेविट जरूरी होगा। एफिडेविट होना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लॉ के अंदर लिखा है। अगर उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके क्लेम के हवाले से तो वो भी साथ है, होने जरूरी है। अब आपकी आर्गूमेंट्स, आपकी प्लेंट, आपकी दरखास्त, आपका एफिडेविट, आपके डॉक्यूमेंट से अदालत को ये इस बात पर इंक्लाइंड होगी, प्राइमा फेशियाई केस इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट। अगर उसको ये महसूस हो कि बज़ाहिर बादी नजर में ये जितनियां गल्ला करदा पिया, जेड़ा रिकॉर्ड मेरे सामने इंदे चू लगदा है भाई ये मुकदमा अजे हुण सरसरी तौर ते लगदा है इन्हां दे हक च कोई जांदा, बज़ाहिर बादी नजर प्राइमा फेशियाई। एक तो उसका इस गल ते मुतमिन हो जाना कि प्राइमा फेशियाई केस इन दी फेवर ऑफ प्लेंटिफ और एप्लीकेंट। प्लेंटिफ क्यों बोला? क्योंकि दावा है, उसकी वजह से प्लेंटिफ है। साथ टेम्परेरी इंजेक्शन की दरखास्त है, उसकी वजह से वो एप्लीकेंट भी है, इसलिए उसको प्लेंटिफ स्लैश डाल के एप्लीकेंट डाल देते हैं। एक तो ये इंग्रेडिएंट होना बड़ा जरूरी है प्राइमा फेशियाई केस इन द फेवर ऑफ। ये अदालत को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और आर्गूमेंट से इस बात पर इंक्लाइन करना है कि बाजार ये मुकदमा मेरी कामयाबी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह जी। अली दूसरी पार्टी तो कोई नहीं आई ना। अब दूसरी बात यह है इररिपेयरेबल लॉस। अगर अदालत को आप इंक्लाइंड कर देते हैं सारे आर्गूमेंट और सारी डॉक्यूमेंट से, प्लेंट से, कि जनाब ने अगर आज स्टे ना दिया इस मामले में तो मुझे ना काबिल तलाफी नुकसान हो जाना है। इफ टेम्परेरी इंजेक्शन नॉट ग्रांटेड देन द plaintiff or applicant have to face a irreparable loss। irreparable loss इंग्रेडिएंट ये हो गया। इतने अदालत को इंक्लाइंड करना है स्टे वास्ते। दूसरा, तीसरा क्या करना है? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ, उर्दू वाले इसको मिजान सहूलत लिखते हैं, मैं भी कहीं पढ़ा है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि अदालत सारी आपकी बात सुनकर जब इस बात पर राजी हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए कि यार इनू स्टे दे दिता जावे ते कम अज कम ये पार्टी जेड़ा मुदई है, जेड़ा प्लेंटिफ है, एप्लीकेंट है, ये कन्वीनियंट में आ जाएगा, ये आराम सहूलत कोई असैश इनू मिल जासी और पलड़ा भी असैश वाला इसे दे पासे लगदा है पिया। तो 3 इंग्रेडिएंट है, प्राइमा फेशियाई केस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एप्लीकेंट, इररिपेयरेबल लॉस इफ नॉट ग्रांटेड टेम्परेरी इंजेक्शन टू द प्लेंटिफ, एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन द फेवर ऑफ द। अगर 3 इंग्रेडिएंट के ऊपर आप कोर्ट को इंक्लाइन कर देते हो तो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो जाएगा। और ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन होगा पहले दिन आपको मिला, ये है टेम्परेरी, लेकिन इसका एक नाम और भी रख देते हैं, एड इंटरम, एडी, एडी ये लैटिन है, डैश एड इंटरम टेम्परेरी। एड का मतलब होता है लैटिन में जब सिर्फ एक ही फरीक को सुनकर जो ऑर्डर होता है वो एडी में आता है। लैटिन देसी जबान है, चाहिए जिस तरह बेल टेम्परेरी पहले दिन आपको मिल जाती है ना, वो भी एड इंटरम पर अरेस्ट बेल होती है, अबूरी जिसको तुम, वो भी एड इंटरम होती है। आगे जाके एड इंटरम कन्फर्म भी हो सकती है,
और रिफ्यूज हो सकती है, डिसमिस हो सकती है। इसी तरह ये एड इंटरम हो गया आपको। और टेम्परेरी जंक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, अगली तारीख तक, बट कोर्ट एक्सटेंड भी कर सकती है और ये चलेगा ड्यूरिंग द अगली पेशी। अगली पार्टी आगे रिटर्न स्टेटमेंट दे देती, दरखास्त टेम्परेरी का जवाब देता, आर्गूमेंट खड़का देते, अदालत रू लग्या भी पिछला टेम्परेरी जंक्शन एड इंटरम था, लगता है भी गलत, तो रिकॉल कर सकता है। क्या कर सकता है? वो ऑर्डर 39 रूल 4 के तहत उस ऑर्डर को डिस्चार्ज कर सकता है, उस ऑर्डर को वेरिएशन में ला सकता है, उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है, उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है और उस ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है। कब तक? जब तक ये मेन सूट चलेगा। टेम्परेरी जंक्शन की कुछ समझ लगी है तो अगले चल पौने। एक और बड़ा मसला है, दावा चल रहा है, अदालत ने मुद्दई को कहा अपनी एविडेंस लिया, टाइम दिता, नहीं लियांदी, फेल हो गया, हुण की होएगा? या मुद्दा ले कि शहादत आ रही है, उन्होंने टाइम दिता भी अपनी शहादत लाया, एविडेंस दे, वो फेलियर हो गया, हुण की बढ़ेगा? क्वेश्चन है फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कि प्लेंटिव या डिफेंडेंट जो है अपने मुकदमे सिविल के अंदर अपनी शहादत को पेश करने में नाकाम हो गया है, तो देन ऑर्डर 17 रूल 3 क्या कहता है? ऑर्डर 17 रूल 3 कहता है कि जो कोर्ट ने टाइम दिया था पार्टी को एविडेंस प्रोड्यूस करने का, वो फेलियर हो गया, तो देन अदालत क्या कर सकती है? उस सूट का फैसला कर देगी। अगली एविडेंस जब फेल हो गए तो ऑर्डर करेगी, ऑर्डर कर देगी, उसका राइट ऑफ एविडेंस क्लोज करके डिसाइड कर देगी फैसला। सूट दे प्लेंटिव नहीं दी डिसमिस हो जाएगा, जे डिफेंडेंट नहीं दी तो राइट ऑफ एविडेंस क्लोज हो जाएगा। कोई एक तो होएगा, क्योंकि उनको कोर्ट ने टाइम दिया था एविडेंस दे, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, उस टाइम के अंदर नहीं आए तो अगर प्लेंटिव नहीं दी तो डिसमिस का फैसला आएगा। अगर प्लेंटिव ने नहीं दी, डिसमिस का फैसला आएगा। डिफेंडेंट नहीं दी तो राइट ऑफ एविडेंस क्लोज हो जाएगा, शहादत मजीद देने का उसका हक खत्म। और ये जो ऑर्डर 70 रूल 3 है दोनों पार्टीज के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं है। अब कुछ हमारे दोस्तों ने कहा, ये तो थी एक इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा इसमें 2-3 और क्वेश्चन ऐड कर दें मजीद भी सीपीसी के। मैंने कहा भी चंगी गल है। एक सीपीसी का है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, और एक सेक्शन 10 ने स्टे ऑफ सूट, जिसको रेस सब जुडाइस कहते हैं। बेसिकली टॉपिक तो सेक्शन 10 का स्टे ऑफ सूट है, लेकिन उसको रेस सब जुडाइस भी कहते हैं। 11 का सीधा सीधा हेड है रेस जुडिकाटा। अब ये दोनों है किस बला का नाम है और इन्हें फर्क की है, ये टाकी ये गल करांगे। अब जो मैं सेक्शन 11 पहले 10 डिस्कस कर लेता हूं, जिसको रेस सब जुडाइस कहते हैं। ये एक असूल है, एक प्रिंसिपल है जो सीपीसी की सेक्शन 10 के अंदर है, और इसका उसने हेडिंग दी है स्टे ऑफ सूट। इसका मतलब ये हुआ, एक अब मैं थोड़ी सी लीगल टर्म बोलूंगा, कहीं मैं समझ रहा हूं, एक सब्जेक्ट मैटर है, मैं उसको उसके मुख्तलिफ नाम भी बता, सब्जेक्ट मैटर है या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या कोई डिस्प्यूटेड क्लेम है, उसके हवाले से एक मुकदमा आया सिविल, फ्री कैन सेम थे, फ्री कैन सेम है, उनका मुकदमा सब्जेक्ट मैटर सेम है, काज ऑफ एक्शन सेम है, पार्टी सेम है, उनका मुकदमा एक कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा है। सेम पार्टी, सेम काज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक सेकंड सूट लेकर आ जाते हैं। पहले शायद मुदई ने किया हुए, हुण जो उत्थे डिफेंडेंट ने वो इत्थे मुदई बन के उसने सेकंड सूट कर दिया। अब दूसरी पार्टी को समन हुआ ना, वो आया, उसने कहा जनाब हम यही पार्टी, ये वहां एक मुकदमा कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा है, कंपिटेंट है, सब यही सब्जेक्ट मैटर है, सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज है, ये सेकंड सूट है जनाब, ये जस्ट टाइम जाया करने वाली बात है। तो सेक्शन 10 सीपीसी का जो स्टे ऑफ, वो कहता है कि सेकंड सूट जो है वो स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा, ना रिटर्न होगा, ना खारिज होगा, ना
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये प्रिंसिपल है रेस सब जुडाइस स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10। थोड़ा सा एक फिक्रा अंग्रेजी में बोल देता हूं। When there is one suit is in progress before a competent court of the same subject matter, same party, same cause of action, then a second suit of same subject matter, same party, same cause of action will not proceed. Second suit will stay under section CPC 10. That's called res sub judice. Next, res judicata, section 11. That is also प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल जो है ये मुकदमात की मल्टीसिटी और कसरत को रोकने के प्रिंसिपल है। इसके बावजूद पाकिस्तानी नहीं रुकते। रेस जुडिकाटा क्या कहता है? जब एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सेम पार्टी थी, सेम काज ऑफ एक्शन था, कंपिटेंट कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, फैसला कर दिया, डिग्री जजमेंट आ गई या डिसमिस हो गया, व्हाट्सएवर उसका नतीजा बना, फैसला हो गया। सेम पार्टी में से कोई पार्टी उठी, सेम प्रॉपर्टी के वाले, सेम सब्जेक्ट मैटर के वाले से एक नया सूट कर दिया। दूसरी पार्टी ने समझ गया, उन्हें आके क्या जनाब इससे गल दा, इससे मामले दा, इससे सब्जेक्ट मैटर दा, इससे काज ऑफ एक्शन दा, पहले अदालत फलां के पास फैसला ये हो चुका है, ये फैसला। और जब अदालत मुतमिन हो जाएगी ये गलती वही है जिंदा आगे कंप्यूटर कोर्ट फैसला कर चुकी है, तो सेक्शन 11 के तहत रेस जुडिकाटा दे प्रिंसिपल के तहत वो सूट डिसमिस हो जाएगा। स्टे नहीं, डिसमिस हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस व्हाट आर द रेस सब जुडाइस में पहला सूट इन प्रोग्रेस है, सेकंड चलेगा नहीं। रेस जुडिकाटा में पहला फैसला हो चुका है, सेम उसी मामले के ऊपर सेकंड सूट नहीं हो सकता। एक इसमें टर्म है वो चलो मैं डिस्कस, एक रेस जुडिकाटा के साथ बात पूछ लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये कहीं आपने टर्म सुनी होगी, रेस जुडिकाटा एंड रेस जुडिकाटा तो हो गया सीधी सीधी गल भाई, वो पार्टी वो प्रॉपर्टी सेम का, ये तो हो गया सीधा सीधा रेस जुडिकाटा। एक बाज़ फ्री कैन फैसला हो गया ना, उससे मामले नूं थोड़ा जिहा टिल्ट मिल्ट करके थोड़ा जिहा नवा रंग दे के नवा सूट कर देंदे ने। फ्री कैन नूं समा ना उन्हें आख्या जनाब ये तो अगला फैसला हो चुका है। उन्होंने आख्या नहीं जनाब वो गल आए सी इंदे च आए है। तो उसमें अगर वो वहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाए, यानी कि आप इस सूट का जितना भी लुब्बे लबाब इसकी तशरीह कर ले, कंस्ट्रू होता है तशरीह करना, तबीर करना, तफसीर करना, मानवी इतबार से, तबीरी इतबार से। ये सूट मानवी और तबीरी इतबार से बेशक थोड़ा सा इन्होंने मुख्तलिफ वड़ाया चुड़ाया है, तबीरी इतबार से बनता तो वही है। लिहाजा ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल के तहत डिसमिस होना चाहिए। और अदालत अगर इस पर इंक्लाइंड हो जाती है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, की कर देन फरीक एक अद्धा फरीक वार्ड लिया नवा, पहले प्यो के खिलाफ थी पुत्र के खिलाफ कर लिया, प्यो पुत्र के खिलाफ थी प्यो के करता, दादे के कर लिया, गल प्रॉपर्टी वही है, तो फिर वो तो गल हो चुकी है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये होता है तबीरी या तशरीह इतबार से वही चीज हो। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। एक इसमें मेरे दोस्तों ने कहा कि ये भी यार थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यहां पर मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा, एक जस्टिस और एक ज्यूरिडिक्शन, दो टर्म को इनहेरेंट को समझाने के लिए। इनहेरेंट का तो वैसे उर्दू में तर्जमा बनता है मरूसी, विरासती इख्तियार। अब मैं पहले बता चुका हूं कि ज्यूरिसडिक्शन कन्फर बाय लॉ, कौन सा मुकदमा सुनना है, किसमें फैसला देना, यह अदालत को कौन बताता है? लॉ से। उससे हटकर कोई मुकदमा वो सुन नहीं सकता। इंसाफ देना अदालत का मरूसी इख्तियार है। जदों दी अदालत बनी जम्मा जद्दी पुश्ती अंदा इको इख्तियार है कि नहीं इंसाफ देना, ये उसकी इनहेरेंट पावर है, ये उसकी। अब 151 क्यों डाला गया सीपीसी के अंदर? अब 151 की पावर सिविल कोर्ट, लोअर सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहे हो,
वो भी 151 के तहत पावर रखता है। फर्स्ट अपील में चल रहा हो या रिवीजन में चल रहा हो तो वो भी 151 की पावर रखता है। सेकंड अपील में चल रहा हो तो तब भी 151 की पावर रखता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन रिट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट में 199 में आए तो उसकी भी सारी जो प्रोसीडिंग होती रिट की वो भी सीपीसी के तहत रेगुलेट होती। वहां भी हम जो कोई दरखास्त इधर उधर की मुतफर्रक देनी हो 151 सीपीसी के तहत। अब 151 उसकी जो पावर है, इसमें यह कहा गया है कि जब किसी मैटर के ऊपर वाज़े तौर पर सीपीसी ना बताती हो कि इसका प्रोसेस या पावर या जुरिडिक्शन ये होगी, तो फिर अदालत को ये तो पावर दी है मनुष्य तौर पर कि तुमने इंसाफ करना है। तो ऐसा मामला जिसका कहीं कोई सीपीसी में एक्सप्रेसली जिक्र ना हो तो इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जो इंसाफ दे सकती वो देगी। और ये पावर सिविल कोर्ट भी सेम है, डिस्ट्रिक्ट जज की भी सेम है, हाई कोर्ट की भी सेम है। ये ऐसी जबरदस्त किस्म की प्रोविजन। हमारे वकील साहब जज साहब कहते दरखास्त दी केड़े कानून देता है और सारे 151 है ना ਤੁਹਾਡੇ कोल पावर। वो आंदा है भी 10 भाई मैनू पहले 10 भाई इस जेड़ी तू दरखास्त दी है ਇਹਦੀ पूरी सीपीसी अगर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं तो फिर तो 151 है, अदरवाइज है। और छड्डो जी 151 थोड़ी सारी सीपीसी पावर है, 151 है तो सारी हो गई। क्योंकि मेरे दोस्त को पता जो जिस दिन कोर्ट ने कहा वकील साहब हर दरखास्त की हेड में प्रोविजन लेकर आ जाएंगे, उस दिन हम वकील बनना और सही हो जाना शुरू हो जाएंगे, हम सीखना शुरू हो जाएंगे, वो लॉ पढ़ कर जाएंगे। हम तो वही बात कर, मुंशी को पता है दावा आमदा है जब समान आते ने समान किस कानून देता है तो दिन पढ़िया ही कभी नहीं। प्लेंट किस कानून देता है तो लिखनी है, कानून की आंदा है पढ़िया ही नहीं। रिटर्न स्टेटमेंट किस कानून देता है तो की लिखना है पढ़िया ही नहीं। समन किस देता है तो पढ़िया ही नहीं। हालांकि सिविल मुकदमे को कि हर समन या कागजों के ऊपर या परफॉर्मे के ऊपर प्रोविजन लिखी होती है। आपने वकील बनना है तो उस परफॉर्मे के ऊपर प्रोविजन लिखी होती है, सेक्शन ऑर्डर रूल, उसको पहले पढ़ के फिर उस परफॉर्मे को पूरा कर लिया करो, कोई मसला कोई नहीं है। जिस दिन किताब के साथ दोस्ती आपकी नहीं, यही हमारी लीगल प्रोफेशन का डिक्लाइन जा रहा है। जो हम लीगल एथिक्स को छोड़े जा रहे हैं, हमारी डिक्लाइन जा रही है। हमारी जो रिस्पेक्ट में फर्क है वो हम प्रोफेशनल नहीं हो गए। हम लड़ते हैं तो मरते हैं तो पैसे के लिए, जज को गालियां देते हैं लड़ते हैं तो पैसे पे से ठेका मुकाया होता है। सही थोड़े हक च करवा के दे सुर जज नहीं मनता तो लड़ सू ताकि पार्टी ने दसिए तेरी खातर कुटिया भी है। ये मतलब हर ऐसा मामला नहीं हो सकता, लेकिन जज भी खराब होते। लेकिन ये सारी चीजें हैं किताब से दूरी की। हम सारे डिग्री के पीछे हैं, हम सारे इस लाइसेंस के पीछे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमने ख्याल भी करना है। सीपीसी के बाद आ जाते हैं लिमिटेशन। सिर्फ 10 मिनट आपके लेंगे। मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी देर में खड़ा हो सका। वो मैंने कुर्सी रखी थी, मुझे नहीं पता कि इतनी करंट किधर से आ रहा है। अब आपको मैं लिमिटेशन थोड़ा सा, लिमिटेशन आपको साफ जाहिर है कि लिमिटेशन वो कानून है जो मियाद के बारे में आपको बताता है कि ये दावा जनाब अली आपको जब काज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगी तो आपने इतनी मुद्दत के अंदर दावा करना है, इसके बाद करेगा तो टाइम बार्ड होगा, तेरी कोई नहीं सुनेगा। विद इन टाइम अगर आपका राइट वायलेट हुआ है, विद इन टाइम अदालत में आ गए तो इस राइट को कहते हैं प्रॉपर राइट। यूरिस्प्रूडेंस की तरफ जा रहा हूं, लीगल राइट्स की काइंड की तरफ। अगर आप टाइम के बाहर आ गए, बेशक आप अग्रीड है, तो ये आपका राइट तो है लेकिन इम्प्रॉपर हो जाएगा। सामंड ने यही कहा लीगल राइट्स की क्लासिफिकेशन में। अब आपको अपना राइट है उसको प्रॉपर रखना चाहिए, विद टाइम आना चाहिए। लिमिटेशन ने यही बताया है। और इसके पीछे क्या है, प्रिंसिपल क्या है? इक्विटी, डिले डिफीट्स इक्विटी। इसने मुकर्रर कर दी कि इस मामले के अंदर इतनी देर तक आओगे तो ये ठीक है, इसके बाद अगर आओ जाओगे तो आपकी इक्विटी और इंसाफ डिफीट हो जाएगा। प्रिंसिपल की है, सुत्तियां दियां कट्टियां ते
सुत्तियां दे कट्टे ते जागदियां दियां कट्ठियां। जागते रहो भाई। इक्विटी एड्स द विजिलेंट। आपको अपने सिवा राइट के लिए विजिलेंट रहना होगा। लिमिटेशन एक्ट कह रहा है इतना टाइम इसके अंदर अपना ख्याल रखना, अपनी दादरसी की विजिलेंट रहे। ही हु स्लंपर ऑन हिज राइट इक्विटी डिफीट। जिसका राइट वायलेट हुआ और उसके ऊपर सो गया इंडेफिनिट पीरियड, बेशक वो सही भी अग्रीव्ड है, नथिंग एल्स। ये है पूरा उसके पीछे जेन और स्कोप लिमिटेशन के लिए। अब इसके अंदर नॉर्मल मां सिवाय एक आध सूट के जर्नल सूट्स जितने भी हैं उनकी लिमिटेशन है। जब आपको कहा था अपेक्षा 3 साल के अंदर आना है, अपील रिवीजन में कहीं मैं सही नहीं मुझे अंदाजा 90 डेज या 30 डेज की बात करते हैं। 30 डेज में आपने अपील करनी है, रिवीजन करनी, व्हाट्सएवर। ये दरखास्त आपकी खारिज होगी, आपने उस ऑर्डर के खिलाफ इतने दिन में आना है, लिमिटेशन है। अब बात ऐसा होता है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं सेक्शन 5 है कंडोनेशन इन डिले। भाई जी आपके खिलाफ है डिग्री जजमेंट आ गई, आप जजमेंट डेप्टर है, मैं फर्ज कर लेता हूं मुझे एग्जैक्ट लिमिटेशन शायद याद ना हो, उसके खिलाफ आपने 30 दिन के अंदर अपील करनी थी। आप जाके अदालत में अपील की थी कितने दिन बाद? 40 दिन बाद। कितने दिन बाद? कितने दिन लेट हो? 10 दिन। इससे जो आपके खिलाफ डिग्री हुआ है इसमें आपने जवाब दावा दिया था, एविडेंस भी दी थी, फाइनल आर्गुमेंट में आप शामिल थे। जिस दिन ऑर्डर हुआ ये आपके इल्म में है ना, तो आपने उसी दिन कॉपी अप्लाई कर दी। जिस दिन कॉपी आपकी मिली उस दिन से आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। अब इसके बावजूद आप 30 दिन के अंदर जाना था, आप गए 40 दिन बाद अपील में। तो आप अपील के साथ एक दरखास्त भी देंगे लिमिटेशन की सेक्शन 5 के तहत कि 10 दिन की मुझे माफी दी जाए, डिले मेरी है, इसको कंडोन किया जाए। पहले इस दरखास्त का फैसला होगा, अपील बाद की बातें आएंगी। अब कंडोनेशन डिले में आपने दरखास्त के अंदर वो 10 दिन की डिले की एक दिन दी पूरी रीजन देनी है जी। अदालत नू वो रीजन दे सके सही, मैं उसके बाद एक वर्ड बोलूंगा, वो उसके अंदर मेन कंट्रोल ही उसी वर्ड का है सेक्शन 5 के अंदर, वो पहले मैं बोल चुका हूं वैसे। तो फिर तो अदालत आपको 10 दिन की माफी दे देगी और आपकी अपील को इंटरटेन कर लेगी। अगर आप उसको सफिशिएंट 10 दिन की काज ना बता, क्या वर्ड है, बाद का क्वेश्चन आ जाता है सफिशिएंट काज के ऊपर लिखे, मीनिंग देयर बाय वो सेक्शन 5 ही पूछ रहा है, मीनिंग देयर बाय कंडोनेशन इन डिले ही पूछ रहा है। अब सेक्शन 5 के अंदर एक ही वर्ड है जिसके ऊपर पूरी प्रोविजन घूम रही है कि डिले की माफी तब होगी लिमिटेशन में जो मुकर्रर है जब वो अदालत को सफिशिएंट काज बताएगा। और सफिशिएंट काज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सफिशिएंट काज मीन काज विच इज द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन। वो काम जो रब्बे जुल जलाल के बस में, इंसान के बस में नहीं है, वो वजह की वजह से आप डिले हो गए तो वो सफिशिएंट काज गिने जाएगी। फर्ज करो आप बीमार हो गए, फैसला का आपको पता चला 5, 7, 8 दिन बाद या 30 दिन से पहले किसी दिन नहीं, बीमार हो गया, अस्पताल चले गए, कोई और बंदा है ही कोई ना, तुम आओगे तो वकील को ब्रीफ दोगे ना, आपके पास अस्पताल का सारा रिकॉर्ड है, ये वो दरखास्त के साथ लगा दिया, बता दिया, अदालत में इंक्लाइंड होगी तो वो आपको माफ़ी दे देगी। कोई गारज करीबी फौतगी हो गई, जिਵੇਂ हमारा मुआश कल्चर है, वो कोई ऐसा मामला हो गया, आप कराची थे, पता चल फैसले का पता चला कोरोना हो गया, पब्लिक फ्लाइटा दूसरा तीसरा सब बंद। यानी कि वैसे तो हमारे वकील इसको ये भी कर लेते हैं, जनाब ने मैंने ब्रीफ दिता ही मेरा लिफाफा ही गुम हो गया, वो मैं लिफाफा लभदा रहा, उनसे भी बढ़ा लेंदे ने सफिशिएंट काज। कहीं कहीं चल भी जाता है मामला, और जायदू पता लग जाता है जी डिले नाल आया है ना, पैसे तो पहले लाए ले आन, हूँ अपने खाते च पा के बस हो चलो ठीक है यार, ठीक है सफिशिएंट काज है। वो मुड़ कोई नोटिस छोटा भी ला देना, इधर तो बना लेंदा कि मैंने बाहर में नोटिस दिया, मेरा लिफाफा गुम हो गया, किसी को मिले तो दे दे, फलां है, ठीक है, और मेरी डायरी गुम हो गई थी, फलां है, वो साहब ये भी चलती है।
बहरहाल कोई ना कोई सफिशिएंट काज, ये है दिमागी काम वकील का, कंडोन करवाना कि वो सफिशिएंट काज को कैसे ले आता है। लेकिन इसके ऊपर लॉ भी है, सेक्शन 5 के ऊपर केस लॉ भी है, केस है लॉ भी है, डेवलप हुआ है। तो बाकी आप ज्यादा समझते हैं कि कंडोन डिले लॉ की बातें करते, बाकी छोड़ देते हैं। तो वो ये कंडोनेशन डिले सफिशिएंट काज के ऊपर। अब इसके साथ एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब वो कहते हैं इनका फर्क भी करें, और वो सेक्शन है 14 लिमिटेशन का। अब सेक्शन 14 ये कह रहा है आपने दावा दायर करना था मुल्तान, ज्यूरिडिक्शन थी मुल्तान की, आपने गलत अदालत फोरम पर चले गए, लेकिन नेक नीति ना बद नीति नाल नहीं। लफ्ज की एक्सक्लूशन ऑफ टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग बोना फाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन। ऐसी अदालत के पास आप मुकदमा ले गए जिसको वो इख्तियार सुनने का नहीं था, लेकिन आप नेक नियत थे। अगर और वहां पर महीने 2 महीने 6 महीने साल बाद पता चला उत्थे अदालत आख्या तो ज्यूरिडिक्शन ही तानू कोई नहीं, ये फोरम ही गलत है, प्रॉपर फोरम ते जाओ। असी प्रॉपर फोरम ते आ गए, उन्हें आख्या जनाब तुहाडी तो ज्यूरिडिक्शन ही अपना लिमिटेशन ही बाहर होगी, खत्म होगी। तो देन सेक्शन 14 कहता है कि अगर ये बोनाफाइड था और ऐसी अदालत में इसकी प्रोसीडिंग चल रही थी जो उसको अख्तियार हासिल नहीं था, वो टाइम माइनस करो, वो टाइम। तो 14 कहता है कि ऐसी कोर्ट जो कंपिटेंट नहीं थी वहां बोनाफाइड प्रोसीडिंग चलती रही, तो वो टाइम एक्सक्लूड करो। 5 कहता है सफिशिएंट काज की वजह से जो डिले हुई है उसकी माफी करो, और 14 कहता है कि गलत फॉर्म पर आप चलते रहे बोनाफाइड होके, वो टाइम माइनस करो, उसकी माफी दो। इससे उन्हें फर्क है। आगे चले, इसके साथ एक्नॉलेजमेंट है सेक्शन 19 लिमिटेशन एक्ट। एक्नॉलेजमेंट सिंपल सी बात है, एक्नॉलेजमेंट इफेक्ट इन राइटिंग। जब किसी पार्टी कोई सूट में है, सूट के अंदर पार्टीज है, उसको अदालत कोई समन देती है, उसके दौराने प्रोसीडिंग वो कोई कमिटमेंट कर लेता है, उसका खुद या उसका ऑथोराइज अफसर कोई तहरीरी तौर पर वो मैटर को एक्नॉलेज कर लेता है, तो उसको जो टाइम दिया जाता है तो वो उसकी तहरीरी एक्नॉलेजमेंट के बाद ही उसका टाइम स्टार्ट होगा। अब ये भी हो सकता है कि वो खुद बंदा हो जो सूट पार्टी है, या उसका कोई ऑथोराइज हो या प्लीडर हो, तो वो फिर जो तहरीरी जब इन राइटिंग वो उनका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, उनकी लिमिटेशन वहां से वो पहले इधर उधर फुरता रहा, आखिर आ गया अदालत है किसी मामले, उन्हें उस दिन तहरीर दे दी थी कि जनाब मैं ये कर देवांगा, तो उसी दिन से फिर उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जी। एक्नॉलेजमेंट में उसके इल्म में आ जाना तहरीरी तौर पर। सेक्शन 19 को देख लेना। लास्टली ये एक लीगल डिसेबिलिटी का इशू है कि मुदई माइनर है, अंडर 18 है, उसके सूट के हवाले से डिस्कस किया गया लिमिटेशन कि वो उसकी दावा दायर करने की लिमिटेशन कब स्टार्ट होगी। माइनर है और माइनर सूट नहीं फाइल कर सकता। अब सेक्शन 6 जो है ना वो टोटल लीगल डिसेबिलिटी को डील करता है। लीगल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है, कानून ने जिस शख्स को कहा हो कि तुम्हारी ये वजह है, तुम इस वजह से कानूनी डिसेबल हो, तुम अदालती कार्रवाई कर नहीं सकते इस डिसेबिलिटी की वजह, उसको कहते हैं लीगल डिसेबिलिटी। वो क्या क्या है, जब कानून किसी को कह दे कि तुम लीगल डिसेबिलिटी है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक आपने पढ़ा होगा लीगल कैपेसिटी का, लीगल शुद्ध याद हो शायद, लीगल कैपेसिटी का ये उसी वही प्रिंसिपल है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमेशा असूल मुतय्यन करती है, उन असूलों के ऊपर फिर लॉ बनते हैं। अब लीगल डिसेबिलिटी में 3 बात आई है सेक्शन 6 में, माइनर, इनसेन और इडियट। माइनर, इनसेन एंड, उसने माइनर का पूछ लिया या लीगल डिसेबिलिटी के ऊपर पूछ लेता है, या माइनर के पूछ लेता है, इडियट का, इनसेन का, सेक्शन 6 का, किसी तरह वो पूछ सकता है। अब इनकी लिमिटेशन, जब किसी माइनर को कोई काज ऑफ एक्शन अराइज हो तो इसकी लिमिटेशन स्टार्ट होनी है जब ये मिनॉरिटी से निकल जाएगा, जब ये मेजर हो जाएगा।
या तो इसका कोई लीगल गार्डियन पहले मुकर्रर करवाए, फिर उसके जरिए आप अपना सूट फाइल करें। अदरवाइज इसकी जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट कब होनी है? जब इसकी मिनॉरिटी सीज हो जाएगी। मैडम आपका लफ्ज मैंने बोल दिया जब मिनॉरिटी सीज हो जाएगी। इडियट का कब होगा? जब उसका इडियटपन खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा, फिर उसकी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। इनसेन पागल का लिमिटेशन कब स्टार्ट हो जाएगी? काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, वो पागल था, वो पागल होने में, ठीक होने में 20 साल लग गए। उसने दावा दायर करना था 3 साल के अंदर, वो 20 साल ठीक होने के बाद अगले 3 साल उसके लिए लिमिटेशन है। इसी तरह माइनर 12 साल का, उसकी काज ऑफ एक्शन 12 साल में राइज हुई, लेकिन उसने दावा नहीं किया, वो 18 साल का हो गया, उसका 18 के बाद 3 साल स्टार्ट होगा। इसी तरह इनसेन और इडियट का ये लीगल डिसेबिलिटी है। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, आपका टाइम बहुत लिया है। हमने कोई लेक्चर लुक्चर नहीं दिया, गप्पा शप्पा तो भारिया ने। थैंक यू वेरी मच। अब आपने क्वेश्चन कर दिया है बिहार एक्ट का, इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, पहले इसका मकसद बताते हैं। आपने एफएससी की होगी, प्रैक्टिकल भी दिया होगा लेबोरेटरी में, केमिकल है, करो जिन्होंने साइंस रखी हुई थी। आपका भी प्रैक्टिकल है, आप पार्ट 3 में आपका प्रैक्टिकल है। मैं सीपीसी की बात करता हूं। वकील साहब, आप अपने चैम्बर में बैठे, जो मैं बिहार एक्ट का मकसद अपनी ज़हनी एक तरह से समझाऊं, और इसके ऊपर मैं सेटिस्फाई हूं जो बात कर रहा हूं। मुझे किसी ने बताई नहीं है, मुझे किसी ने पूछा तो फिर मेरे इस सवाल किसी ने पूछा तो मेरे दिमाग ने काम किया, फिर उसके ऊपर आज तक मुतमिन। और फिर मैं उसी मिसाल देना शुरू कर देता कि यार हर प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिकल तो कहीं होता है लास्ट में। आप चैम्बर में बैठे हैं, आपके पास साहिल आ गया, जी जनाब किताबां भाई आप कोल देने। उन्हें आख्या जनाब गल है, पंजाबी च गल करा, गल है जनाब साडे खिलाफ पहले एक दावा होया, वो दावा फलाणिया साडे पितरेरां कीता, जेड़े सुनते पे ने किन्हां नूं पितरेरां दा नहीं पता लगेगा, या मेरे रिश्तेदारां ने कीता, साडा वो सरी रकबे दा झगड़ा, वो मुड़ साडे हक के डिग्री भी हो गया है, ते ओ जनाब अली हुण उन्हां साडे पितरेरां ने साडे खिलाफ आ एक नवां केस कर दिता है, उससे जायदाद दा, उससे रकबे दा, आ सानू समान आया पिया है, वकील साहब करिए की। ये यार की पाकिस्तान च मसला है भाई, अगे एक अदालत मसला हल कर चुकी है, फैसला दे चुकी है, हुण नवां शुरू हो गया है। अच्छा, वकील साहब उसकी गल सुनी, उसको पता चला कि ये नया सूट वो फरीक नहीं कर सकती। जब पार्ट उसने सारा मामला सुना, पिछला दावा देखा, उसकी सारी प्रोसीडिंग देखी, उसकी डिग्री देखी और जजमेंट देखी, और नए दावे की उसने आके उसको कॉपी भी दी प्लेंट की। पता चला प्रॉपर्टी सेम है, कागज ऑफ सेम है, पार्टी सेम है, जस्ट इनके रिश्तेदारों ने इनको फ्रस्ट्रेट और फ्रिवलियस और इनको तंग करने के लिए किया है। तो वकील साहब ने सीपीसी निकाली, उसको पता है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, उसने पढ़ा और साहिल को बताया कि जनाब एक कानून है मुकदमात का, सीपीसी उन्होंने कहते ने, उनकी सेक्शन 11 कहती है कि अगर पहले फैसला मजाज अदालत ने, हुण उन्होंने सारी नूं पढ़ के उन्होंने गल उनकी जुबान च दसदा पिया साहिल नूं कि सेक्शन दफा 11 है, वो कहता है कि पहले अगर फैसला हो चुका है उससे प्रॉपर्टी का यही फरीक कहने वही मसला है, तो वो हो चुका है, तो नवा मुकदमा जेड़ा है ना वो नहीं चलेगा, डिसमिस हो जाएगा, तो तू मैनू वकील रख लै। आए मैं दरखास्त देंदा पिया सेक्शन 11 सीपीसी दी, ते सारे कागज पिछले मैनू दे, मैं जाके दरखास्त दे नाल लाउना, अदालत जो तसल्ली हो जाएगी इससे मामले का अगे कंपीटेंट कोर्ट फैसला कर चुकी है, तो रेस जुडिकाटा दे असूल दे तहत उन्हां दा दावा डिसमिस हो जाएगा। एडी फिकर करने की गल कहीं नहीं। ये जितनियां गल्लां उस मसला दस, उसने जो मसला बताया है वो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपने सीपीसी निकाली, सीपीसी आपको बीजेडयू ने दी हुई है, आपने उसकी प्रोविजन पढ़ी और उस प्रोविजन को पढ़ के साहिल को उसकी जुबान में बता दिया, और उसकी जुबान में जो बताया वो अपने पेपर में ड्रा कर दिया। दैट इज द प्रैक्टिकल।
अब आते हैं इसका पर्पस, अब आते हैं इस्तेमाल का। जो सीपीसी के करीब बिल्कुल नहीं ना गए, इस बेरेट के करीब बिल्कुल ना जाए। अननेसेसरी इसको सेकंड सोर्स के तौर पर यूज करना है। पहला सोर्स वो यूज करे जो इसके साथ फेमिलियर है, सारा साल पढ़ता रहता है, देखता रहता है, प्रोविजन देखता है, इंडेक्स देखता है। प्रोविजन लिखना और उसके ऊपर से देख के लिखना ये लाजिम नहीं, लाजिम नहीं, लाजिम नहीं।